हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से आज हम लोग सब लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है आज आपका पेपर हुआ था FST 08 और आपको पता है कि आज का पेपर बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त पेपर था। आई होप कि आप सबका पेपर ये अच्छा हुआ होगा। और आज फिर एक बार हम सब लोग अपने रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर SP सिंह सर के मिशन के साथ, जो मिशन है आपको पता ही है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इस मिशन को साकार करने के लिए एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं आज इस चैनल पे, न्यू लाइट प्रयास के चैनल पे। सभी का भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज के पेपर का पहला क्वेश्चन क्या था। आज के पेपर का पहला क्वेश्चन क्या था, तो ये हिंदी माध्यम में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसको आप दूसरे बच्चों के साथ भी आप साझा करिए जिनको हिंदी माध्यम में पढ़ना है। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज के पेपर का पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से पढ़ के बताइए कि क्या होगा सही जवाब। प्रश्न संख्या 101 आपके सामने क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये कह रहे हैं भाई साहब, क्या ये कह रहे हैं कि NAA, हमको पता होना चाहिए कि ये NAA क्या है। NAA क्या है भाई? NAA का मतलब होता है कि ये सिंथेटिक, यानी कि ये कृत्रिम ऑक्सीजन हार्मोन है। ऑक्सीजन हार्मोन आपने पढ़े होंगे, नेचुरल और सिंथेटिक दो टाइप के होते हैं। जो आपके सिंथेटिक होते थे उसमें NAA आता था, 2,4-D आता था। और NAA का जो नाम है वो होता है नैप्थलीन एसिटिक एसिड। नैप्थलीन एसिटिक एसिड होता है, ध्यान दीजिएगा, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। और ये आपका कैसा होता है? ये होता है कृत्रिम ऑक्सीजन होता है, ये हमें ध्यान देना है। सिंथेटिक ऑक्सीजन हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन कैसा है? कृत्रिम, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना था। और अगर बात करें, ये कृत्रिम दो होते हैं, पहले को हम लोग NAA कहते हैं, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं 2,4-D, यानी कि 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कृत्रिम ऑक्सीजन हार्मोन ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो टाइप के होते हैं कृत्रिम हार्मोन। तो ये जो है आपका, यहां पे अगर बात करें तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर में ध्यान से देखिए, पहले में नाइट्रोजिनस लिखा है ना भाई, फिर कह रहे हैं नैप्थलीन एसीटोन एसीटेट है ना भाई, नैप्थलीन एमाइन है नहीं, नैप्थलीन एसिटिक एसिड हो। आपके सामने आंसर बन के आएगा सेकंड, आपके सामने आंसर बन के आएगा सेकंड। प्रश्न संख्या 101 का आंसर बन के आ रहा है, आपका आंसर क्या बन के आ रहा है? आंसर आ रहा है सेकंड, यानी कि दूसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कौन एक प्रकार का पादप वृद्धि निरोधक है, यानी प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर क्या है। ये इनहिबिटर क्या होता है भाई? ये इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर वो होता है जो प्लांट की ग्रोथ को रोक दे, यानी इनहिबिट करने की एक्टिविटीज करने का काम करता है। तो सबसे पहले कह रहे हैं डार्विन। ये डार्विन क्या है? डार्विन होता है एब्सिसिक एसिड। डार्विन क्या है? ये होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल होता है, एब्सिसिक एसिड इसे कहते हैं। एब्सिसन आपको पता है, आपको पता है कि आपके जो आपके फल होते हैं, आपके जो पत्ते या पत्तियां जो होती हैं, जो आपके फूल होती हैं, वो अलग हो जाते हैं, वो आपके अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कहाँ से अलग हो जाते हैं? अपने तने से। तो एक ऐसी प्राकृतिक घटना होती है, इसको हम लोग एब्सिसन कहते हैं। डार्विन आपका एब्सिसिक अम्ल है और ये इनहिबिटर बी, यानी सब के सब आपके फंक्शन कैसा करेंगे? सब के सब आपके इनहिबिटर का फंक्शन करेंगे। आंसर आपका यहाँ पे 4 बनेगा, आंसर आपका बन के आएगा 4। तो प्रश्न संख्या 102 का आपका जवाब होगा विकल्प नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 103, कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय आपको पता है नीले हरे शैवाल होते हैं, इनको हम लोग कहते थे साइनोबैक्टीरिया। इनको हम लोग क्या कहते थे? इनको हम लोग कहते थे साइनोबैक्टीरिया। कहाँ आते थे? ये आपके आते थे मोनेरा में, ये आपके आते थे मोनेरा में, आपको याद है। तो मोनेरा के मेंबर कैसे थे? मोनेरा के मेंबर थे आपके प्रोकैरियोट, और आपके क्या थे? प्रोकैरियोट के साथ में क्या थे? यूनिसेलुलर थे। कैसे थे? यूनिसेलुलर थे, आपको याद रखना है। तो भाई यूनिसेलुलर का मतलब ही तो एक कोशिकीय होता है। यूनिसेलुलर का मतलब ही तो होता है एक कोशिकीय। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय।
तो भाई ये एक कोशिकीय होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा आप देखिए गोल्डन एल्गी को, गोल्डन शैवाल जिसको हम लोग क्या कहते थे, डेस्मिट, जिसको हम लोग क्या कहते थे, जिसको हम लोग कहते थे डेस्मिट, कहाँ आता था, ये आता था क्राइसोफाइट में। ये कहाँ आता था, ये आता था क्राइसोफाइट्स में। और क्राइसोफाइट्स अगर बात करें तो ये आपके आते थे प्रोटिस्टा में, ये आपके किस में आते थे, प्रोटिस्टा में। और सारे के सारे प्रोटिस्टा अगर बात करें तो ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके होते हैं यूकैरियोट के साथ में। अगर बात करें तो ये भी आपके यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये भी यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय हैं, ये भी आपके एक कोशिकीय हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो जवाब मिल रहा है वो हमको बी और डी मिल रहा है। ये हम देखते हैं ये क्या है, तो ये आपके सामने इन्होंने क्या लिखा है, भूरा शैवाल यानी कि ब्राउन एल्गी, एक टाइप की एल्गी है। और एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल। शैवाल यानी कि ये आपके प्लांट में आते हैं, तो प्लांट में होंगे तो ये बहुकोशिकीय होंगे। ध्यान दीजिए ये आपके कैसे होंगे, ये होंगे आपके बहुकोशिकीय। ये लाल शैवाल क्या है भाई, ये भी आपके एक टाइप के शैवाल हैं यानी एल्गी है। और ये भी अगर बात करें तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं प्लांट में। और प्लांट में आएंगे तो ये कैसे होंगे, ये होंगे आपके बहुकोशिकीय। ये आपके कैसे होंगे, ये आपके बहुकोशिकीय होंगे। पर हमारे सामने पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि एक कोशिकीय जीव कौन है। तो एक कोशिकीय में आपका नीला हरा शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया आएगा, आपका गोल्डन शैवाल यानी डेस्मिट आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या बनेगा जवाब, जल्दी बता दीजिए। जवाब बनेगा बी और डी। बताइए बी और डी 103 में कहाँ लिखा है, 103 के तीसरे विकल्प में देखिए लिखा है बी और डी। तो क्या बनेगा सही उत्तर मेरे भाई साहब, यहाँ पे सही उत्तर बन जाएगा विकल्प नंबर 3। प्रश्न संख्या 103 का विकल्प नंबर बनेगा 3। सही उत्तर पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 104, माइकोप्लाज्मा के लिए सही क्या है। माइकोप्लाज्मा के लिए सही क्या है, माइकोप्लाज्मा आपको पता है प्रोकैरियोटिक जीव होता है, बिल्कुल सही बात है। केवल पौधों में नहीं भाई, पौधों के साथ साथ में आपके जो है ये जंतुओं में भी करता है, आपको ध्यान देना है। ये आपके जंतुओं में भी डिजीज काज कर सकता है, ये जंतुओं में भी डिजीज काज कर सकता है। पर ये कह रहे हैं कि केवल, तो ये बात हो गई गलत। कह रहे हैं कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है, बिल्कुल सही बात है। 0.3 आपका माइक्रोमीटर साइज होता है इसका लगभग में, ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपके सामने ए सही मिल रहा है, सी सही मिल रहा है, डी सही मिल रहा है। तो कहाँ लिखा है ए सी डी, प्रश्न संख्या 104 में कहाँ लिखा है ए सी डी। ए सी डी आपको सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है और वो है आपके सामने विकल्प नंबर 1 है। विकल्प नंबर 1, 104 का विकल्प नंबर 1 देखिए क्या लिखा है ए सी डी। तो ए सी डी होगा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 105, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि सबसे अधिक संख्या में है। तो अस्थि का मतलब आप जानते ही हैं, हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं। ये बोन्स में सबसे पहली है फीमर, ये आपकी वन लेफ्ट में वन राइट में। पटेला एक होती लेफ्ट में, एक होती है राइट में। मेटाटार्सल्स आपके 5 होते हैं लेफ्ट में, 5 होते हैं आपके राइट में। कॉक्सल अस्थि एक होती है लेफ्ट में, एक होती है राइट में। तो भाई अगर यहाँ पे बात करें तो कौन है सबसे ज़्यादा यहाँ पे नंबर में कौन है सबसे ज़्यादा। अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कौन दिख रहा है, मेटाटार्सल्स। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन के क्या आएगा, सही जवाब बन के आएगा विकल्प नंबर 3। प्रश्न संख्या 105 का विकल्प नंबर 3 बन के आएगा सही जवाब। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 106, कह रहे हैं कॉकरोच के लिए सही अनुरूपता का चयन करना है। तो ए में कह रहे हैं अधिक ग्रसिका गुच्छिका। ये अधिग्रसिका गुच्छिका का है, इसको कहते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। और ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो होती है ये कॉकरोच का मस्तिष्क होता है, हमें ध्यान देना है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया कॉकरोच का मस्तिष्क होता है। ये गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये ट्रैक्यूल्स यानी श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। संवेदी कार्य का काम गुदा लूम यानी एनल सर्काई जो आपने पढ़ा था, ध्यान दीजिए। एनल सर्काई कहाँ होता है, ये होता है 10th सेगमेंट पे। 10th सेगमेंट कौन सा सेगमेंट, उदरीय। उदरीय को हम लोग क्या कहते थे,
उदरी को हम लोग कहते थे एब्डोमिनल। ये हीमोलिम्फ क्या है, ये आपका रंगहीन प्लाज्मा है। तो सारी चीजें हमारी मैच हो गई हैं। ए में सेकंड कितनी जगह है, ए में सेकंड अगर बात करें तो सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है। आंसर बनके आपका क्या आएगा, आंसर बनके आपका क्या आएगा, आंसर बनके क्या आएगा बताइए, आंसर बनके क्या आ गया, 106 का आंसर आ गया विकल्प नंबर 1। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न 107, काकरोच के लिए गलत अनुरूपता बतानी है भाई। गलत अनुरूपता, तो किसी में सही अनुरूपता बतानी है, किसी में गलत अनुरूपता बतानी है। बताइए क्या होगी गलत अनुरूपता। तो कह रहे हैं कि भाई 4th और 6th उदरी खंड पे एक जोड़ी बरसड़ होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं 6th 7th उदरी खंड पे मशरूम के आकार की ग्रंथि होती है, बिल्कुल सही बात है। 13 बार इनके पास निर्मोचन यानी मॉल्टिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। पर 7 से 10 सेगमेंट पे कह रहे हैं एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, नहीं भाई, ये 2 से 6 सेगमेंट पे होते हैं, यानी कि सेकंड से लगाकर के 6 वाला सेगमेंट जो होता है इसके ऊपर ये उदरी खंड पे एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, गलत का भाई हो गया गलत, गलत का भाई है गलत। तो आंसर बनके आपके सामने क्या आ गया, आंसर बनके आपके सामने क्या आ गया भाई साहब, आंसर यहाँ पे आपके सामने बनके क्या आ गया है, आंसर बनके आ गया है 4। प्रश्न 107 का आंसर क्या आ गया, प्रश्न 107 का आंसर बनके आया है 4 यानी विकल्प नंबर 4। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न 108, नीचे दिए गए 2 कथन हैं, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। तो पहला क्या है, कोशिका के भीतर राइबोसोम, आपको पता है राइबोसोम यानी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं होते हैं, बल्कि और भी 2 अंगक जैसे कि हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एसईआर नहीं भाई, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलते हैं। तो पहली कथन हो गया गलत। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है, काफी तेजी से विभाजित करती है, बिल्कुल सही बात है। पहला गलत है, दूसरा सही है। बताइए क्या होगा जवाब, 108 का क्या होगा जवाब, 108 का विकल्प नंबर 3 पढ़िए। कथन 1 गलत है, कथन 2 आपका सही है। तो यहाँ पे क्या बन के आया उत्तर, आपके सामने उत्तर बन के आया विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 बनेगा सही उत्तर आपके प्रश्न 108 का। अगला प्रश्न 109, कह रहे गलत अनुरूपता बतानी है। तो फिर से आपको एक बार गलत अनुरूपता बतानी है। क्या है ये गलत अनुरूपता, ध्यान से देखिए। कह रहे सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक यानी बीच से थोड़ा सा हटके आपका सेंट्रोमियर होगा, गुणसूत्र का प्रकार होता है, बिल्कुल सही बात है। 70 यानी 70 एस वाले राइबोसोम का प्रकार होता है, एक 70 एस होते हैं, एक आपके 80 एस यानी 80 एस वाले होते हैं। क्रिस्टी आपके झिल्ली का वलय है, बिल्कुल सही बात है, फोल्डिंग होती है मेम्ब्रेन की। अवर्णी लवक और वर्णी लवक ईआर का प्रकार है, नहीं भाई ईआर का प्रकार नहीं है, ये आपके लवक का प्रकार होता है। तो ये बात हो गई गलत, और गलत का भाई हो गया गलत, यानी आपके सामने उत्तर बनके क्या आ गया, आपके सामने उत्तर बनके क्या आया, प्रश्न संख्या 109 का उत्तर बनके आया 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 110, फिर कह रहे हैं गलत अनुरूपता बतानी है, गलत अनुरूपता बतानी है भाई। तो ये गलत अनुरूपता बतानी है, पर इससे पहले हमें समझना है एक बात। क्या समझना है, हमें समझना है कि जो आपके स्थायी ऊतक होते हैं, जो आपके होते हैं स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक का मतलब क्या है, स्थायी ऊतक का मतलब है परमानेंट। परमानेंट जो आपके होते हैं टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप, पहले आपके होते हैं सिंपल यानी सरल वाले, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल वाले। ये सरल में बात करें तो इनके 3 टाइप होते हैं, पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉरेन्काइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। जटिल में अगर बात करें तो 2 टाइप के, पहले होते हैं जाइलम, दूसरे होते हैं हमारे फ्लोएम। तो यहां पर अब देखिए क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का मतलब क्या है, पैरेन्काइमा का मतलब ये है
पैरेन्काइमा आपके स्थायी ऊतक हैं, तो भाई पैरेन्काइमा स्थायी ऊतक ही तो हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा का मतलब हो गया ये वाले, कॉलेनकाइमा भी सरल ऊतक में आते हैं, तो कॉलेनकाइमा सरल ऊतक में आते हैं, ये बात भी सही हो गई। फिर कह रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा विभुज्योतक ऊतक हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा विभुज्योतक नहीं है, सरल हैं, स्थायी ऊतक के सरल हैं, गलत हो गई बात। ये कैसे हैं? ये आपके स्थायी ऊतक कहलाते हैं, ध्यान देना, ये आपको कहलाते हैं स्थायी ऊतक। और स्थायी ऊतक के भी अंदर अगर जाएं तो सरल में आएंगे, किस में आएंगे? सरल, यानी सिंपल टाइप में ये आते हैं, ध्यान देना है। तो ये बात यहाँ पे गलत हो गई। फिर कह रहे हैं जाइलम क्या स्थायी ऊतक है? तो देखिए जाइलम हमारे किस में आते हैं? स्थायी में ही आते थे ना, तो इस जाइलम स्थायी में आते थे, ये बात भी सही है। तो हमें यहाँ पर गलत कितने मिल रहे हैं? हमें यहाँ पर एक ही ये ऑप्शन आपके सामने गलत दिख रहा है और हमें गलत ही ढूंढना था, तो गलत का भाई गलत। आपके सामने विकल्प कौन सा बन के आ रहा है? सही उत्तर बताइए, आपके सामने कौन सा विकल्प बन के आ रहा है? सही उत्तर प्रश्न 110 का विकल्प नंबर 3 बन के आ रहा है यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न 111। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को हम लोग क्या कहते हैं? याद करिए, सबसे पहले बनता था वो प्रोटोजाइलम, बाद में बनता था वो मेटाजाइलम। पहले बनता था वो प्रोटोजाइलम, बाद में बनता था वो मेटाजाइलम। तो कहाँ लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा है ऐसा? पहले बना वो प्रोटोजाइलम, बाद में बना वो मेटाजाइलम। सही उत्तर आपके सामने क्या जाएगा? सही उत्तर आपके सामने जाएगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न 111 का विकल्प नंबर 4 जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न 112 कह रहे हैं कि किस प्रकार के बंडल में जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ध्यान दीजिए, जाइलम और आपके जो फ्लोएम होते हैं एक ही त्रिज्या पे होते हैं। तो याद कर लीजिए, एक ही त्रिज्या पे कहाँ होते हैं? एक ही त्रिज्या में होते हैं संयुक्त में। संयुक्त में आपके अगर बात करें तो आपके एक ही त्रिज्या पे होते हैं, ये बात हमें ध्यान रखना है। अरीय में क्या थे? अरीय में अगर बात करें तो अलग अलग त्रिज्या पे होते हैं, अलग अलग त्रिज्या पे होते हैं, अलग अलग त्रिज्या पे होते हैं। कौन अलग अलग त्रिज्या पे कौन होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो मेरे भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक ही त्रिज्या पे, एक ही त्रिज्या पे अगर बात करें तो एक ही त्रिज्या पे होते हैं संयुक्त, यानी जिनको हम लोग कंजॉइंट कहते हैं। और ये कंजॉइंट पाए जाते हैं या तो आपके स्टेम में, ये आपके पाए जाते हैं लीव्स में। और ये जो अरीय हैं ये कहाँ पाए जाते थे? ये आपके पाए जाते थे रूट में। रूट मतलब जड़ में ये पाए जाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। तो एक ही त्रिज्या पे आपके संयुक्त होते हैं। आपका उत्तर बन के आएगा विकल्प नंबर 3। प्रश्न संख्या 112 विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न 113, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं नीचे दिए गए दो कथन हैं, सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का निकटतम संबंध रहा है। बिल्कुल सही बात है। दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। तो बताइए क्या होगा जवाब? दोनों ही बातें सही हैं तो क्या होगा यहाँ जवाब? जवाब बन के आएगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 बन के आएगा यहाँ पे जवाब। तो 113 का विकल्प नंबर 4 बन गया जवाब। अगला प्रश्न 114, द्विलिंगी पुष्पों में कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? ध्यान से देखिए। तो कह रहे हैं कि भाई द्विलिंगी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, यानी पुमंग जयांग दोनों होंगे। पुमंग की यूनिट आपकी पुंकेसर और जयांग की यूनिट होती है कार्पेल, ये दोनों होंगे। कह रहे हैं कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये सभी के सभी यहाँ ऑप्शन सही जा रहे हैं। आपका उत्तर बन के आएगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न 114 का विकल्प नंबर 4 बनेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न 115, एक बीजाणु विकास का मतलब क्या है? तो आपको पता है कि एक बीजाणु का मतलब होता है कि एक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का निर्माण हो जाए।
जब एक ही गुरु बीजाणु से आपके एक एम्ब्रायो से का आपका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो इसी को हम क्या कहते थे, इसी को हम कहते थे एक बीजाणु विकास, और इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। आपके सामने उत्तर बन के आएगा विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3। बाकी विकल्प क्यों गलत हैं? क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कैलिक्स का निर्माण, यहाँ कह रहे हैं कोरोला का निर्माण। ना भाई, भ्रूणकोश का निर्माण होता है एक बीजाणु से आपके प्लांट में, आपको याद रखना, जिसको हम लोग एम्ब्रायो सैक कहते थे। अगला प्रश्न 116, अगला प्रश्न है आपके सामने 116, और 116 में क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र का आपका फिगर आपके सामने दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सी संरचना जन्म नाल बनाती है, यानी कि कह रहे हैं कि बर्थ कैनाल बनाती है, ये बात आपको बतानी है। बर्थ कैनाल बनाने वाली संरचना का नाम आपको बताना है। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने A B C D आपके सामने दिया गया है, तो किसको किसको मिला के बोलेंगे जन्म कैनाल? A और B, B और C, C और D, ये क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, C फॉर सर्वाइकल कैनाल, D फॉर वेजाइना। C फॉर क्या है? C फॉर है सर्वाइकल कैनाल, C फॉर सर्वाइकल कैनाल है, और D जो है इसको हम लोग कहते हैं वेजाइना। ये वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल दोनों जब जुड़ जाती हैं तो इसको ही हम कहते हैं जन्म, इसे ही हम कहते हैं जन्म नाल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जन्म नाल, और अंग्रेजी में बात करें तो इसे हम कहते हैं बर्थ कैनाल। तो भाई बर्थ कैनाल किसके किसके मिलने से? बर्थ कैनाल अगर बात करें C और D के मिलने से बना। C और D आपका कहाँ दिख रहा है? C और D आपका दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर 3 में। तो उत्तर बन के आ रहा है विकल्प नंबर 3, 116 का विकल्प नंबर 3 होगा सही जवाब। अगला प्रश्न 117, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न 117, एक आदमी अस्पताल जाता है, डॉक्टर से मिलता है। एक आदमी अस्पताल जाता है, डॉक्टर से मिलता है, उसे सेक्सुअल समस्या है, कुछ इस प्रकार है कि वो ठीक तरीके से मादा शरीर में इंसेमिनेट नहीं कर पाता है। तब डॉक्टर ने किस प्रकार का उपचार उस आदमी को बताया? तो आपको पता होना चाहिए कि इंसेमिनेट का मतलब क्या होता है, कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणुओं का पहुंचना कहां? मादा जनन तंत्र के अंदर, यानी कि आपके यूटेरस गर्भाशय के अंदर पहुंचना ही क्या कहलाता है? इंसेमिनेट। इसमें क्या किया जाता है कि पुरुष के शुक्राणुओं को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि कलेक्ट करते हैं हम ह्यूमन स्पर्म को, यानी कि जो हस्बैंड होंगे उनके हस्बैंड के स्पर्म को, स्पर्म का मतलब है आपके जो शुक्राणु हैं, इन शुक्राणुओं को हम लोग क्या करते हैं? शुक्राणुओं को डॉक्टर क्या करता है? कलेक्ट कर लेता है, और इसको क्या करता है? ट्रांसफ़र कर देता है। इसको कर देता है ट्रांसफ़र। कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है? या तो गर्भाशय में कर देता है, ध्यान दीजिए, या तो यूटेरस यानी कि गर्भाशय में कर देता है, या कर देता है वेजाइना में यानी कि योनि में ट्रांसफ़र कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग अगर बात करें तो इस प्रोसेस को हम लोग IUI कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो ये इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन जो है मेरे भाई साहब, यही ट्रीटमेंट डॉक्टर यहाँ पे सजेस्ट करेगा, यही ट्रीटमेंट डॉक्टर यहाँ पे आपका करेगा सजेस्ट, यानी क्या बोलेगा? IUI अगर आप करा लेते हैं तो आप सही तरीके से शुक्राणुओं को मादा के यानी आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर कौन सा उपचार सजेस्ट करेगा, किस प्रकार का उपचार? ये होगा IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो विकल्प बनके 2 आ रहा है आपका सही जवाब, विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 117 का। अगला प्रश्न 118, ध्यान देंगे, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी जनन घटना केवल मानव मादा में पाई जाती है, यानी कि फीमेल में पाई जाती है, ना कि नर में? तो पहली बात है यहाँ पे निषेचन, और निषेचन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, यानी गैमीट का फ्यूजन हो जाता है।
और आपको पता है कि ये गैमेट का फ्यूजन यानी कि स्पर्म और ओवम यानी कि आपके शुक्राणुओं और अंडाणुओं का जो फ्यूजन है, जो मिलन है, वो हमेशा और हमेशा आपके मादा यानी फीमेल बॉडी के अंदर होता है। आपको ये चीज पता है। तो ये घटना अगर बात करें तो कहाँ होगी? ये घटना होगी आपकी केवल फीमेल यानी केवल मादा में होगी, नर में नहीं होगी। फिर अगली बात करें युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, शुक्राणुओं का बनना, ये नर में भी होगा, नर में बनेंगे शुक्राणु, आपको पता है। और ये युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस मादा में भी बनेगी, मादा में बनेंगे अंडाणु। मादा में क्या बनेंगे? मादा में बनेंगे अंडाणु। तो ये तो भाई दोनों में है, ये तो अगर बात करें तो ये दोनों में प्रोसेस चलेगी। अगली बात क्या है? गर्भाविधि यानी किस में होगी? गर्भाविधि का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं जेस्टेशन। ये आपका केवल मादा में होगा, प्रसव केवल मादा में होगा, इम्प्लांटेशन ही अंतरोपण ये सब कहाँ होगा? ये सब के सब होंगे केवल मादा में। तो पूछा क्या गया? कह रहे हैं ऐसी घटना बताइए जो केवल मानव मादा में पाई जाती हैं। तो केवल मानव मादा में आपके निषेचन होगा, गर्भाविधि होगी, प्रसव होगा, अंतरोपण होगा, युग्मक जनक दोनों में होगा। तो बताइए उत्तर क्या बन के आएगा? उत्तर बन के आएगा ACDE। तो बताइए 118 में कहाँ लिखा है? 118 में कहाँ लिखा है? ACDE। विकल्प नंबर तीसरा देखिए, विकल्प नंबर तीसरे में क्या लिखा है? ACDE। तो आपके सामने विकल्प नंबर 3 बन के आया है सही उत्तर। ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा आपके प्रश्न को समझने में। सेशन पे बने रहिए, मजा आ जाएगा, 100% है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी अगर आप ध्यान से हमारी बात को सुन रहे होंगे। और सारे अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को ये सेशन ट्रांसफर करिए, फॉरवर्ड करिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, कमेंट करिए, अच्छी अच्छी बातें बताइए कि और आपको क्या मदद चाहिए हम लोगों से। और सेशन पे बने रहिए, धमाकेदार तरीके से एंजॉय करते रहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भाई क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 119। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता गलत है? गलत क्या है? कह रहे हैं ऑक्सीटोसिन को अपरा से मैच कराया है। तो भाई ऑक्सीटोसिन को अपरा से मैच नहीं निकलता, ये अपरा से नहीं स्रावित होता है, ये आपका स्रावित होता है हाइपोथैलेमस से। ये आपका स्रावित होता है हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। आपको पता है हाइपोथैलेमस से आपका ये बनता है, स्रावित होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है, बनता है हाइपोथैलेमस में। इन्होंने अपरा बात बता दी, तो पहली बात हो गई गलत। फिर कह रहे हैं मारुला यानी 8 से 16 सेल वाला स्ट्रक्चर जो आपका होता था, तो इसको हम लोग भ्रूण बोलते थे, बिल्कुल सही बात है। ब्लास्टोसिस्ट यानी मोर देन 16 सेल वाला स्ट्रक्चर जो था वो अंतरोपण इंतराम आपका इम्प्लांटेशन कहलाता है। कार्टिसाल का उच्च स्तर जो होता है गर्भाशय को बनाए रखता है, बिल्कुल सही बात है। गलत पता करना था तो गलत का भाई गलत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर 1 गलत है और गलत ही पता करना था, तो विकल्प नंबर 1 होगा आपका सही जवाब। प्रश्न संख्या 19 में अगर बात करें 119 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 119 का 1 ही होगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 120। फिर आपको बताना है कि गलत अनुरूपता क्या है। आपके सामने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी गर्भ निरोधक विधियों के आपके उपचार तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला तरीका आप देख पा रहे हैं बैरियर के लिए है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा तरीका अगर आप देखिए तो आईयूडी के लिए बोला गया है, ये आईयूडी के लिए नहीं होता है। आप एनसीईआरटी के फिगर को देखिए, ये तरीका है इम्प्लांट के लिए, ये तरीका है इम्प्लांट के लिए। ध्यान से देखिए, इम्प्लांट की जब बात करी गई थी तो ये फिगर आपके सामने था। अगला जो तरीका है वो आईयूडी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। अगला जो तरीका है वो आपका बंधकरण यानी स्टेरिलाइजेशन है, सर्जिकल प्रोसेस होता है। तो अगर बात करें यहाँ पे गलत क्या है? गलत है आपके सामने विकल्प नंबर 2। तो आपके सामने विकल्प नंबर 2 बन के आ रहा है सही जवाब। सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 120 का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न 121 करें डीएनएस और डीएनएसई में क्रमशः क्या फर्क है? तो ये जो डीएनए है ये एक टाइप का डीएनए का प्रकार होता है, और जो डीएनएज होता है ये अगर बात करें तो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है डीएनएज।
याद करिए, जब आपने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था डीएनएच, आपने पढ़ा था आरएनएच, आरएनए को डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएच, डीएनए का डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएच। तो यहाँ पे अगर बात करें विकल्प नंबर 1 जाएगा आपका सही जवाब, विकल्प नंबर 1 होगा सही जवाब प्रश्न नंबर 121 के। अगला प्रश्न 122, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ किसके होते हैं भाई? तो न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक हैं? न्यूक्लिक अम्ल में आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड होता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियोटाइड, अमाइनो अम्ल अकेला नहीं होता है, न्यूक्लियोसाइड अकेला नहीं, बसी अम्ल नहीं, न्यूक्लियोटाइड होता है। आपके सामने उत्तर बन के आएगा विकल्प नंबर 3, 122 का विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 123, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जैवीय विकास के लिए डार्विन और बैलस के द्वारा दिया गया था? तो भाई डार्विन और बैलस के द्वारा यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सा अनुक्रम दिया गया था? तो ध्यान से देखिए, आपने जब पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो आपको बताया गया होगा कि पहला जो इन्होंने आपकी बात करी गई थी वो अति उत्पादन यानी ओवर प्रोडक्शन की करी थी। दूसरा अगर बात करें तो जनसंख्या आकार की स्थिरता की बात करी थी। तीसरी बात विभिन्नता की और लास्ट में प्राकृतिक चयन की बात करी थी। विकल्प नंबर 3 बन के जाएगा आपका सही जवाब। तो ये क्रम आपको याद कर लेना है, आगे भी आपसे ये क्रम पूछा जा सकता है कि आपका क्या है सही क्रम। तो विकल्प नंबर 3 बनेगा सही उत्तर आपके प्रश्न 123 का। अगला प्रश्न है 124 अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न 124 में क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात बतानी है भाई। तो क्या असत्य है? ध्यान से देखिए, कह रहे हैं होमो इरेक्टस का जीवाश्म जावा में खोजा गया था। बिल्कुल सही बात है भाई। ईस्ट और सेंट्रल एशिया में संभवतः नियंडरथल मानव रहते थे। बिल्कुल सही बात है। डार्विन के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने की बचाने की क्षमता फिटनेस थी, अपने को बचाने की क्षमता फिटनेस थी। अंततः और केवल आपको याद रखना है कि यहां पर उन्होंने कहा था कि अंततः और केवल जनन करने की जो क्षमता थी उसी को इन्होंने क्या बोला था? फिटनेस बोला था। अंततः और केवल जनन करने की क्षमता को इन्होंने फिटनेस बोला था। ये बात आपकी गलत जा रही है। इंडस्ट्रियल मिलेनियज बिस्टन बिटुलेरिया से संबंधित था, तो ये बात भी आपकी सही है। तो यहाँ पे असत्य पता करना था, तो असत्य का भाई असत्य यानी ओनली थर्ड होगा केवल जवाब। तो ओनली थर्ड आपका कहाँ लिखा है? ओनली थर्ड आपका लिखा है विकल्प नंबर 3 में लिखा है आपका थर्ड केवल, यानी आपका विकल्प 3 होगा सही जवाब प्रश्न संख्या 124 का। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 125, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जिसे हम कहते हैं। ध्यान से देखिए, इसी को हम लोग क्या कहते थे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्ट्रैंड जो किसी के लिए कोड नहीं करता, है उसको हम क्या कहते हैं? उसको ही हम कहते थे कोडिंग स्ट्रैंड। उसी को ही हम कहते थे कोडिंग स्ट्रैंड। ध्यान दीजिए, डीएनए के दो धागे होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं 3' 5', दूसरा धागा जिसको हम लोग बोलते हैं 5' 3'। ये पहला वाला अगर इसकी बात करते हैं तो ये होता है आपका कोडिंग, दूसरा होता है आपका टेम्पलेट। ये जो टेम्पलेट होता है ये कोडिंग का काम करता है, ये कोड करता है, और कोडिंग जो है ये आपका कोड नहीं करता है, ध्यान देना है। तो कौन ऐसा है जो कोड नहीं करता है? जो आपका कोडिंग स्टैंड होता है, यानी कोडिंग स्टैंड आपका नहीं करता है। कौन करता है? टेम्पलेट करता है, आपको याद रखना है। तो विकल्प नंबर 4 बनेगा सही उत्तर आपका प्रश्न 125 का। अगला प्रश्न 126, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन अष्टक में नहीं पाया जाता है? तो आपको ये ध्यान देना है कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं। H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है, H4 होता है। तो ये प्रोटीन जो होते हैं ये अष्टक में पाए जाते हैं। कौन सा नहीं पाया जाता है वो हमें पकड़ना है। तो भाई देखो, H2A तो पाया जाता है, ध्यान से देखिए। H2A आपका पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। H3 पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है।
H4 पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, पर H1 जो है ये नहीं पाया जाता, H1 नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका यही तो पूछ रहा था, कौन नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे कौन नहीं पाया जाता है, आपका H1, यानी विकल्प नंबर 4 बनेगा सही उत्तर। प्रश्न 126 का विकल्प नंबर 4 बनेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न आपका 127, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 127, ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आज हम जानते हैं कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक हैं जो अनुवांशिक पदार्थ की खोज में शामिल थे। तो प्रश्न 127 आपके 127 में हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है फ्रेडरिक ग्रिफिथ को, हमें याद रखना है आपके कोलिन मैक्लियॉड को, हमें याद रखना है अल्फ्रेड हर्शे को। तो ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके अनुवांशिक खोज जो करी थी, अनुवांशिक डीएनए की खोज करी थी, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपका काम किया था। और आपके दो वैज्ञानिक हैं शेरमार्क और कॉरेंस। शेरमार्क और कॉरेंस ने क्या किया था, मेंडल के परिणामों को पुनः खोज किया था। इनको अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अगर बात करें तो इन्होंने मेंडल के परिणामों को पुनः खोज किया था। मेंडल के परिणामों को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुनः खोज किया था, रीडिस्कवरी करी थी। तो ये आपकी न्यूक्लिक यानी आपके अनुवांशिक पदार्थ की खोज से संबंधित नहीं है। कौन कौन संबंधित है, आपके संबंधित हैं आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ, कोलिन मैक्लियॉड और अल्फ्रेड हसन, यानी कि ACD। तो कहाँ लिखा है ACD, प्रश्न 127 में कहाँ लिखा है ACD, प्रश्न 127 में ACD लिखा है आपके विकल्प नंबर 2 में। तो आपका विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब, 2 नंबर बन जाएगा सही जवाब प्रश्न 127 का। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 128, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं मनुष्य में ABO रक्त समूह उदाहरण होता है किसका। तो आपको पता है कि मनुष्य में जो ABO ग्रुप होता है ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है, ये कंट्रोल होता है जीन आई के द्वारा, ये कंट्रोल होता है जीन आई के द्वारा। जीन आई के जो अगर एलील की बात करें तो जीन आई के एलील होते हैं 3। पहले को बोला जाता है IA, दूसरे को बोला जाता है IB, तीसरे को बोला जाता है I के ऊपर 0 लगाते हैं, I0 या I0। तो यहाँ पे अगर बात करें मेरे भाई साहब, ये आपके जीन आई से कंट्रोल होता है, 3 आपके बनते हैं एलील, और इनके अगर बात करें तो 6 बनते थे जीनोटाइप। इनके 6 क्या बनते थे, 6 बनते थे आपके जीनोटाइप बनते थे। आपको ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एलील आपके देख पा रहे हैं, एलील हैं ज़्यादा और एलील हैं आपके ज़्यादा, यानी एलील ज़्यादा बनते हैं। तो यानी आपकी बहु एलील की बात ये कर रहे हैं। और इसके अलावा 2 चीज़ें आपको और याद रखनी है कि डोमिनेंस और को डोमिनेंस की बात भी यहाँ पे आएगी, यानी अपूर्ण प्रभाविता और स्वतंत्र अभिवन का नियम नहीं लगेगा। यहाँ पर जो नियम लगेगा वो आपका लगेगा डोमिनेंस और को डोमिनेंस की भी बात यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे अगर बात करें बहुएलील, आपका उदाहरण किसका है, बहुएलील जो है ABO रक्त समूह का उदाहरण बहुएलील होता है। तो 128 में अगर बात कर रहे हैं तो आपका विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर यहाँ पे बनेगा। आपका विकल्प नंबर 1 बनेगा सही उत्तर प्रश्न 128 का। अगला प्रश्न 129, ध्यान से देखिए। 129 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न 129 कह रहे हैं कि अगर 2 जीन के बीच की दूरी, अगर 2 जीन के बीच की दूरी ज्यादा हो, ध्यान दीजिए, ज्यादा हो दूरी, और जीन शिथिलता से जुड़े हों, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य होगा, आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है लिंकेज को लेकर के, और लिंकेज को हम लोग कहते हैं सहलग्नता। सहलग्नता कहते हैं लिंकेज को। ये लिंकेज जो होता है ये आपका अगर बात करें तो बीच की जो दूरी होती है, क्रोमोसोम के बीच की दूरी, क्रोमोसोम के बीच की दूरी, क्रोमोसोम के बीच की जो दूरी है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये प्रोपोर्शनल होता है, अगर बात करते हैं तो ये आपका प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/% क्रॉसिंग ओवर के। ये बात ध्यान रखनी है, क्रॉसिंग ओवर। और या इसे हम लोग क्या बोलते थे, रिकम्बिनेशन, या हम लोग इसे क्या बोलते थे, हम लोग इसे बोलते थे रिकम्बिनेशन।
इस दूरी को हम लोग मैप यूनिट भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मैप यूनिट भी बोलते हैं। तो क्रोमोसोम के बीच की दूरी अगर होगी ज्यादा तो यहां पे लिंकेज होगा कम, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर दूरी ज्यादा लिंकेज कम, क्रॉसिंग ओवर हुआ ज्यादा, तब भी हमारा लिंकेज कम है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो यहां कह रहे दूरी है ज्यादा, तो मेरे भाई अगर दूरी ज्यादा है तो क्या होगा, जीन के बीच की दूरी अगर ज्यादा है, यहां पे एक बात और लिख लीजिए, क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन, यहां पे एक बात और लिख लीजिए, जीन, जो जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम में, जो जीन पाए जा रहे हैं क्रोमोसोम में, उसके बीच की दूरी की बात यहां करी जा रही है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जीन के बीच सहलग्नता कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो सहलग्नता हमारी कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। जीन के बीच में पुनर्योजन ज्यादा होगा, पुनर्योजन का मतलब होता है आपका क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन को लेकर के बात करें तो ये आपका ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज, यानी जो क्रॉसिंग ओवर होगा, ये क्रॉसिंग ओवर होगा, इसकी परसेंटेज भी बढ़ जाएगी, परसेंटेज बढ़ेगी। और मैप इकाई, यानी कि जो मैप यूनिट आपने बताई थी, ये भी हमारी कैसी होगी, अधिक हो जाएगी, ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये फार्मूला आता है तो ये प्रश्न बहुत ही आसान था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। तो यहां पर अगर बात करें तो पहली बात सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, पर ये कह रहे थे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य यहाँ कोई नहीं है, तो कोई नहीं का मतलब यहाँ पे आपके सामने विकल्प बनेगा 4, विकल्प होगा 4 सही जवाब, प्रश्न संख्या 129 का। अगला प्रश्न आपके सामने 130 है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि 3 भिन्न प्रकार के एलील होते हैं, इन 3 एलील का 6 अलग अलग संयोजन बनता है। 3 आपके अलग अलग आपके एलील होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन 3 एलील का 6 अलग अलग संयोजन बनता है, जो कि 6 अलग अलग जीनोटाइप बन जाते हैं। 3 प्रकार के एलील हैं, 6 अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। अगर n एलील की संख्या को निरूपित करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जीनोटाइप की संख्या के लिए आपका सही बैठेगा। तो भाई यहाँ पे अगर बात करें, एलील हैं 3, यहाँ पे एलील कितने हैं, एलील हैं आपके सामने 3, और जीनोटाइप कितने हैं आपको बता रहे हैं, जीनोटाइप आपके सामने बन रहे हैं, आपके सामने बन रहे हैं 6। तो जरा फार्मूला नंबर सेकंड लगाइए, n बराबर क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ एलील, तो n की जगह पे हम रखेंगे 3, यानी n की जगह पे हमने रख दिया 3, नीचे क्या था 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर n की जगह हमने रखा 3, और यहाँ पे आपका +1 रहेगा। इसको करिए आप सॉल्व, तो ये आपका रहेगा 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 4 को, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, और ये अगर इसको करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा सही उत्तर। तो 6 ही तो जीनोटाइप बन रहे हैं, 3 एलील हैं तो 6 जीनोटाइप बन रहे हैं। तो कह रहे हैं कौन सा आपका ऐसा है जो सही आपको बताएगा। तो ये फार्मूला नंबर सेकंड है जो आपको सही जानकारी देगा। अगर हमको एलील पता है, अगर हमको एलील पता है तो हम उसका जीनोटाइप पता कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। तो आपके सामने विकल्प नंबर 2 बन के आ रहा है सही उत्तर, आपके सामने विकल्प नंबर 2 बन के आ रहा है सही उत्तर, प्रश्न संख्या 130 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 131, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कौन सा मिलान आपके सामने सही है, कौन सा सही मिलान है। तो पहली बात देखिए क्या कह रहे हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया अलिग्न लग्न प्रभावी विशेषक है, सही बात है, पर इसमें आरबीसी का लंबा आकार नहीं होता है, तो ये बात गलत हो गई। फिर कह रहे हैं सिकिल सेल एनीमिया अलिग्न लग्न अप्रभावी विशेषक है, पर इसमें मंद बुद्धि नहीं होती है, आपको याद रखना है, तो ये भी बात गलत हो गई। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया अगर बात करें तो ये लिंग लग्न अप्रभावी बीमारी है, यानी रिसेसिव बीमारी है। इसमें क्या होता है कि निरंतर खून बहता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही जा रही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही जा रही है, और सही ही यहाँ पे पूछा गया था, तो सही का भाई सही, यानी कि आपके सामने उत्तर बन के क्या आ रहा है, उत्तर बन के आ रहा है आपके सामने सी। सी का मतलब विकल्प नंबर 2। तो प्रश्न 131 का विकल्प नंबर 2 बन के आ रहा है आपके सामने सही उत्तर। जानकारी के लिए ध्यान दीजिए, ये जो मंद बुद्धि था ये कायदे में यहां लिखा होना चाहिए था,
और ये जो मैटर है ये कायदे में यहाँ लिखा होना चाहिए था, तब ये सही होता, लेकिन ये उल्टा लिखा था और आपका नीचे सी वाली बात बिल्कुल सही है। तो 131 का विकल्प नंबर 2 बनेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न 132 है, कह रहे कितनी अनुरूपता मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग के संदर्भ में सत्य है। युग्मक का प्रकार आपको पता है 4 था, बिल्कुल सही बात है। जीनोटाइप का प्रकार 10 नहीं था, जीनोटाइप जो यहाँ थे वो जीनोटाइप आपके कितने थे, जीनोटाइप आपके थे यहाँ पे, जीनोटाइप कितने थे भाई साहब, जीनोटाइप यहाँ पे थे 9। कुल रिकम्बिनेंट कितने मिले थे, रिकम्बिनेंट मिले थे हमको 6। कुल संतति यानी प्रोजनी कितने थे, ये प्रोजनी थे हमारे पास 16। तो 2 बातें यहाँ पे सही हैं, ए सही है आपके सामने, डी सही है, बी वाला गलत, सी वाला गलत। कह रहे हैं कितनी बातें सत्य हैं, तो कितनी बातें यहाँ भाई सत्य हैं, तो सत्य के लिए अगर आप देखिए तो आपका ए और डी सत्य है, ए सत्य है, डी सत्य है, यानी कि आपके ये 2 विकल्प यहाँ पे सही जा रहे हैं, आपको ध्यान देना। तो कहाँ पे लिखा है भाई 2, कहाँ लिखा है आपका 2 आपका लिखा है विकल्प नंबर 3 में। 132 में 2 कहाँ लिखा है, विकल्प नंबर 3 में लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 133। एक स्वतंत्र जीवी कवक जो जड़ परतंत्र में बहुत सामान्य है, जिसका उपयोग बहुत सारे पादप रोग जनक के लिए किया जाता है नियंत्रण में, और इसको हमको याद रखना है ट्राइकोडर्मा से। इस बात को हमें याद रखना है ट्राइकोडर्मा से, और ट्राइकोडर्मा ही आपका बायो कंट्रोल एजेंट होता है, हमको ध्यान देना। ये आपका होता है बायो कंट्रोल एजेंट, इसे हम बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। और इससे अगर बात करें तो एक हम लोग ड्रग भी निकालते थे जिसको हम लोग बोलते थे साइक्लोस्पोरिन ए, और ये क्या करता था, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट भी बनाते थे, हमको याद रखना। तो ये भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरीके से काम करते थे, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ट्राइकोडर्मा सिर्फ एक ही जगह लिखा है विकल्प नंबर 3 में, जो आपका जैव नियंत्रण सदस्य यानी कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरीके से काम करता है, यानी विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 133 का। अगला प्रश्न 134 कह रहे हैं विषनाशक के द्वारा सांप के काटने का उपचार एक उदाहरण होता है। तो आपको पता है कि विषनाशक के द्वारा सांप के काटा जाता है तो उपचार जो दिया जाता है, जो आपकी एंटीवीनम दी जाती है, वो प्राकृतिक नहीं होती है, वो आपकी होती है कृत्रिम। और कृत्रिम में अगर बात करें तो सक्रिय नहीं होती, ये होती है निष्क्रिय। निष्क्रिय क्यों होती है, क्योंकि ये रेडीमेड, ये आपकी रेडीमेड एंटीबॉडी कहलाती है, और रेडीमेड एंटीबॉडी है यानी हमारे बॉडी हमारे शरीर के अंदर नहीं बनाई जाती है, ये रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर से हमारे शरीर में दी जाती है। जो एंटीबॉडी हमारे अंदर बनती हैं वो सक्रिय कहलाती हैं, जो बाहर से रेडीमेड दी जाती हैं वो हम लोग निष्क्रिय में रखते हैं। तो भाई बाहर से जो आपने एंटीबॉडी दी वो कृत्रिम है, निष्क्रिय है, और ये काम करेगी। तो यहाँ पे आपके सामने कौन आ रहा है सही उत्तर, आपके सामने विकल्प नंबर 2 बन के आ रहा है सही उत्तर आपके प्रश्न 134 का। अगला प्रश्न है 135, कह रहे हैं कई सारी सर्जरी में कई सारी सर्जरी होने के दौरान चिकित्सक मरीज को क्या ड्रग देता है। तो ये ड्रग जो देता है, इस ड्रग का नाम क्या है, ये ड्रग वो ड्रग है जो हम लोग निकालते थे ओपियम पॉपी यानी पेपावर सोमनीफेरम से, और इसको हम लोग कहते थे मॉर्फिन। इसको हम लोग क्या कहते थे, मॉर्फिन। और इसको हम लोग कहाँ से निकालते थे, इसको हम लोग निकालते थे अफीम से। अफीम का मतलब ओपियम पॉपी से निकालते थे, आपको याद रखना है। ओपियम पॉपी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है पेपावर सोमनीफेरम। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 बन के आ रहा है सही उत्तर आपके विकल्प, आपके प्रश्न 135 का विकल्प नंबर 1 होगा सही जवाब। अगला प्रश्न 136 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो विभ्रम पैदा करता है। विभ्रम का मतलब होता है दृष्टि भ्रम। विभ्रम का मतलब क्या होता है, विभ्रम का मतलब होता है दृष्टि भ्रम, मतलब आप देख कुछ और रहे हैं, आपको पता कुछ और चल रहा है। तो ये दृष्टि भ्रम करने वाले में धतूरा आता है, एट्रोपा बैलोडोना आता है, एर्थ्रियोजाइलम कोका आता है, सभी आते हैं। आपके सामने यहाँ पे उत्तर क्या बनेगा, उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4। 136 में विकल्प नंबर 4 होगा सही उत्तर।
अगला प्रश्न 137 कथन दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। जब दोनों बातें यहाँ पे सही हैं तो आपके सामने विकल्प बन के आ रहा है 4। विकल्प नंबर 4 होगा सही उत्तर आपके प्रश्न 137 का। अगला प्रश्न 138, पौधे में गैसीय विनिमय के लिए क्या होता है? तो गैसीय विनिमय के लिए इनके पास होते थे स्टोमेटा, और इनके पास होते हैं लेंटिसेल होते हैं, ध्यान देना। तो स्टोमेटा और लेंटिसेल कहाँ लिखा है? इसी को हम लोग बात रंध्र कहते हैं, हमें ध्यान देना है। तो स्टोमेटा और लेंटिसेल कहाँ लिखा है? ये आपके लिखा है विकल्प नंबर 4 में। तो विकल्प नंबर 4 होगा आपका सही उत्तर 138 का। यहाँ पे देखिए स्टोमेटा था पर हाइडेथोड लिख दिया, यहाँ पे बात रंध्र था पर क्यूटिकल लिख दिया, और यहाँ पे आपका क्यूटिकल हाइड्रोथेट दोनों लिख दिया है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या बन के आ रहा है? सही उत्तर बन के आ रहा है विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है 139, कौन सा रुधिर समूह सर्वग्राही है? तो आपको पता होना चाहिए सर्वग्राही के लिए आपको याद रखना है AB को, और जब कभी आपसे पूछा जाए सर्वदाता तो सर्वदाता में आपको याद रखना है O को। तो यहाँ सर्वग्राही पूछा गया है, तो सर्वग्राही में आपके सामने क्या उत्तर आएगा? 139 में उत्तर बन के आएगा आपके सामने विकल्प नंबर 1 यानी AB का ग्रुप होगा। अगला प्रश्न 140, ध्यान से देखिए। कह रहे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है? किडवन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनाक्सीय परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीजन होता है। बिल्कुल सही बात है। जब यह अपूर्ण ऑक्सीजन होता है तो आपका जो पायरुविक एसिड होता है ये क्या बनाने लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाने लगता है? इथेनॉल। बिल्कुल सही बात है। प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है तो ये पायरुविक अम्ल बदल जाता है आपके लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में, और तथा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही जा रही है। दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। तो आपके सामने उत्तर बन के क्या आएगा? उत्तर बन के आएगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 होगा सही उत्तर आपके प्रश्न 140 का। अगला प्रश्न है 141, कथन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतक तक पहुंचाता है। CO2 तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतक से दूर ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। फिर ये कह रहे हैं कि सिराओं में ट्यूनिका मीडिया धमनियों के अपेक्षाकृत मोटा नहीं पतला होता है। ये हमें ध्यान रखना था, ये होता है पतला। ये ट्यूनिका मीडिया क्या होता है? ट्यूनिका मीडिया का मतलब होता है मिडिल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की मिडिल लेयर यानी बीच वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। याद करिए 3 लेयर होती थी। मीडिया एक्सटर्ना थी, एक आपकी मीडिया थी, एक आपकी इंटरना थी। तो मीडिया मतलब बीच वाली लेयर। तो ये बात गलत है, पहली बात सही है। तो बताइए 141 में क्या उत्तर बनेगा? 141 का विकल्प नंबर 2 देखिए। कथन 1 सही है, कथन 2 आपका गलत है। तो उत्तर बन के आएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 2। उत्तर बन के आएगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न 142, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में फिर से इन्होंने 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है, सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कह रहे हैं न्यूयॉर्क जो कि 71 डिग्री उत्तर में है, 105 पक्षी प्रजातियां हैं। ग्रीनलैंड 71 डिग्री उत्तर में है, यहाँ पे केवल 56 प्रजातियां। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही NCERT की बात बताई गई हैं। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों के जाते हैं तो यहाँ पे जाति विविधता घटती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जाति विविधता घट जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और दोनों ही बातें अगर बता दें तो यहाँ पे सही भी हैं और यहाँ पे सही व्याख्या भी कर रहा है, दोनों एक दूसरे की बात का। तो प्रश्न संख्या 142 में अगर बात करें तो आपका विकल्प नंबर 4 बनेगा सही उत्तर। अगला है आपके सामने प्रश्न 143, करें हॉट स्पॉट के लिए कौन सा कथन सही है?
तो स्वस्थानीय संरक्षण की तरह कार्य करता है। स्वस्थानीय का मतलब होता है इन सीटू कंजर्वेशन। आपने पढ़ा होगा इन सीटू कंजर्वेशन, इससे हम संरक्षण की तरह कार्य करते हैं। पृथ्वी का 2% से कम भूमि पर विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। बढ़ती हुई विलुप्तता को कम कर सकते हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पे सही हैं। सही पता करना था, तो सभी के सभी यहाँ पे सही हैं। विकल्प नंबर 4 होगा आपके सामने सही जवाब। अगला प्रश्न 144, अगला प्रश्न है 144। जैव विविधता के आंकड़ों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने पर कौन सा समुदाय सबसे अधिक विलुप्त के लिए असुरक्षित है? तो आपको याद रखना है उभयचर को, आपको याद रखना है उभयचर। उभयचर का मतलब होता है एम्फीबिया। उभयचर का मतलब क्या होता है? एम्फीबिया। कहाँ लिखा है एम्फीबिया उभयचर? आपके ये लिखा है विकल्प नंबर 2 में, तो विकल्प नंबर 2 होगा सही जवाब आपके प्रश्न 144 का। अगला प्रश्न है 145, ध्यान से देखेंगे। यदि कोई कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अविभक्त होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन। इसे हम अगर बात करें तो इसे हम रिकम्बिनेंट और पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं, पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते थे? रिकम्बिनेंट प्रोटीन, रिकम्बिनेंट प्रोटीन बोलते थे। तो भाई यहाँ पे किसी विषम जात यानी किसी दूसरे अगर प्राणी से लाते हैं और किसी दूसरे प्राणी में लाते हैं, आपको एक्सप्रेस कराते हैं प्रोटीन को, तो ये रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहलाती है। रिकम्बिनेंट प्रोटीन, विशेष प्रोटीन नहीं होगी, भारी प्रोटीन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर 3 बनेगा सही उत्तर। 145 में विकल्प नंबर 3 बनेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 146, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि यहाँ पे जीवाणु कोशिका को पुनर्संयोजी डीएनए को संग्रहण करने के लिए योग्य बनाने हेतु उसको द्विसंयोजित धेनानो यानी डाइवेलेंट कैटायन, जैसे कि हमारा कैल्शियम होता है, के साथ हम लोग संयोग कराते हैं। ये किस प्रकार का पुनर्संयोजित डीएनए को कोशिका के अंदर पहुंचाता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे होता ये था कि कोशिका वृत्त के छिद्र होते थे, जिससे डीएनए की प्रवेश की क्षमता को बढ़ा दिया जाता था। तो 146 में अगर बात करें तो पहले कह रहे हैं ग्रेडियंट उत्पन्न होता है। नहीं भाई, ग्रेडियंट नहीं उत्पन्न होता है। ये जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति के छिद्रों द्वारा डीएनए के प्रवेश की क्षमता को बढ़ा देता है। ये बात बिल्कुल सही यहाँ कही गई है। ये कोशिका द्वारा सक्रिय रूप से डीएनए को ग्रहण करने के लिए उत्तेजित करता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। कोशिका द्वारा सक्रिय रूप से आरएनए को करता है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे विकल्प नंबर 2 बनेगा आपका सही उत्तर। आपको पता है कि बैक्टीरिया की सेल होती है, इसको हम लोग डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम से हम लोग ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के सेल के जो छिद्र होते हैं ओपन हो जाते हैं। ओपन होने से जो डीएनए का होता है इनटेक यानी अंदर आ जाता है सेल के अंदर, और यही डीएनए हमारा कैसा होता है? ये पुनर्संयोजी डीएनए होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए होता है। तो 146 में अगर बात करें तो आपका विकल्प नंबर 2 बनेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न 147, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एक रोगजनक होता है। किसका रोगजनक होता है आपको पता है? ये आपके डाइकॉट में पाया जाता है, और डाइकॉट को हम लोग क्या कहते हैं? डाइकॉट को हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री। जो हमारे पौधे होते हैं इनमें, तो द्विबीजपत्री भैया पादप कौन से हैं? द्विबीजपत्री जैसे कि आपके दलहन वाले, आपकी फैमिली वाले हैं, तो वो सारे के सारे। तो ये कहाँ पे करता है? क्या शैवाल में करता है? नहीं, सभी द्विबीजपत्री पौधों में करता है। जिम्नोस्पर्म में करता है? नहीं, बहुत से द्विबीजपत्री में करता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपके सामने सही उत्तर क्या मिल रहा है? सही उत्तर मिल रहा है कि बहुत से द्विबीजपत्री पौधों में। सभी में नहीं हो सकता है, 1-2 एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत से द्विबीजपत्रियों का रोगजनक है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। तो 147 में विकल्प नंबर 4 बन के आ रहा है आपके सामने सही उत्तर। 147 का विकल्प नंबर 4 होगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है 148, जंतुओं में कौन साधारण कोशिकाओं को कैंसर युक्त कोशिकाओं में रूपांतरण करता है? तो इसके लिए होते हैं रेट्रोवायरस, और रेट्रोवायरस को हम लोग कहते हैं पश्च विषाणु। इसको हम लोग कहते थे रेट्रोवायरस। इसको हम लोग क्या कहते थे? इसको हम लोग कहते थे रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस को हम लोग कहते हैं पश्च विषाणु। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं पश्च विषाणु। ये आपके क्या करते थे? नॉर्मल जो सेल होती थी उसको
जो साधारण सेल होती थी उसको बदल देते थे, आपकी कैंसर युक्त कोशिकाओं में बदल देते थे। तो यहाँ पे कहाँ लिखा है भाई पस्य विषाणु? पस्य विषाणु आपका लिखा है विकल्प नंबर 1 में। विकल्प नंबर 1 बन के सही उत्तर आ रहा है आपके प्रश्न 148 का। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही धमाकेदार मजेदार प्रश्न है। ट्रांसजेनिक पौधे तैयार किए जाते हैं, तो कैसे तैयार किए जाते हैं याद करिए। ट्रांसजेनिक पौधे कैसे तैयार कर जाते थे? आपके जो बाह्य जीन होता था, मतलब किसी दूसरे पौधे का जो हमारा बेनिफिशियल जीन होता था उसको लाते थे हम अपने पौधे में और उसको हम इंटीग्रेट कराते थे। तो भाई बाह्य जीन को डालकर हम बनाते थे। क्या सेक्स क्रोमोसोम को हटाकर? नहीं भाई। क्या स्पिंडल फाइबर को रोककर? नहीं। जीन उत्पादन द्वारा? नहीं। बाह्य जीन को डालकर हम लोग बनाते थे ट्रांसजेनिक पौधे। आज की डेट में आपको पता है ट्रांसजेनिक पौधे में ट्रांसजेनिक टोमेटो यानी टमाटर, आपका बैंगन, ये सारा सब कुछ हमारे पास है। ट्रांसजेनिक आपकी कॉटन है जो आपकी चल रही है इंडिया में। तो यहाँ पे 149 में आपके सामने कौन बन के आ रहा है सही उत्तर? 149 में अगर बात करते हैं तो विकल्प नंबर 4 बन के आ रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न हमारे सेशन का, पीसीआर के लिए सही कथन क्या है? याद करिए। पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इन्वेंटेड बाई, किसने खोज करी थी? खोज करी थी कैरी मुलिस ने 1985 में। 1985 में इन्वेंट करी थी किसने? कैरी मुलिस। आपको याद रखना है कैरी मुलिस 1985 में इसकी खोज करी गई थी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें सही बात ढूंढना है। इस अभिक्रिया में प्राइमर्स के 2 सेट्स का उपयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। इन पात्रे यानी टेस्ट ट्यूब में रुचिकर जीन यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसकी कई प्रतिक्रियाओं का संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज का कौन सा एंजाइम? टैग पॉलीमरेज का उपयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं प्रत्येक चक्र के 3 चरण होते हैं। प्रत्येक चक्र के 3 चरण होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। एक को हम लोग कहते थे डीनेचुरेशन। एक को हम लोग क्या कहते थे? हम लोग कहते थे डीनेचुरेशन। हिंदी में बात करें तो इसे हम कहते थे विकृतीकरण। इसे हम क्या कहते थे? विकृतीकरण। दूसरा स्टेप था एनीलिंग। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था यहाँ पे एनीलिंग, और एनीलिंग को हम लोग एनीलिंग ही बोलते थे। ध्यान दीजिए, एनीलिंग को हम लोग एनीलिंग ही बोलते थे। और अगला स्टेप था एक्सटेंशन। अगला क्या था स्टेप? एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन का मतलब था यहाँ पे विस्तार से। तो ये 3 स्टेप में पाया जाता था, बिल्कुल सही बात है आपकी। सभी के सभी यहाँ पे बातें सही हैं, यानी कि आपके सामने बन के आ रहा है कौन? बन के आ रहा है विकल्प नंबर 4। प्रश्न संख्या 150 का विकल्प नंबर 4 होगा यहाँ पे सही उत्तर। तो ये हमारे पार्ट का, हमारे हिस्से का आखिरी क्वेश्चन था। तो बने रहिए सेशन पे और जोरदार तरीके से स्वागत करिए अपने प्यारे, बहुत ही सीनियर फैकल्टी धमाकेदार सेशन के लिए जो आपको सुधीर सर कराएंगे अभी। तो धमाकेदार तरीके से बने रहिए सेशन पे और जोरदार तरीके से सर का स्वागत करिए। सुधीर सर कुछ ही समय में आपके सामने आने वाले हैं, जो आपको प्रश्न संख्या 151 से 200 तक का डिस्कशन बहुत ही धमाकेदार तरीके से हिंदी मीडियम में कराएंगे। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले सेशन में बिल्कुल धमाकेदार तरीके से, बहुत कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त और सुधीर सर का करिए वेलकम। तो सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हाँ बच्चों नमस्कार। अभी तक का बेटा आपके क्वेश्चंस का, सवालों का जो डिस्कशन था बेटा डॉक्टर अनिरुद्ध सर कर रहे थे बेटा, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से उन्होंने आप एक्सप्लेन किया है। हाँ बेटा, अब आगे के जो सवाल हैं उनको आगे हम बेटा सुधीर कटियार सर डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक बच्चों, देखिए बेटा ये 151 क्वेश्चन जो है विटामिन ए की कमी से आने वाला औंधापन, मतलब औंधापन या रतौंधी भी कहते हैं बेटा, इसे रतौंधी भी कहा जाता है, किसके उपयोग से रोका जा सकता है। बच्चों देखिएगा ऐसे कई बेटा ट्रांसजेनिक जो प्लांट बनाए गए हैं जिनमें कि आपको मालूम है फसल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई गई है। उन्हीं में से एक बेटा एक उदाहरण है बेटा गोल्डन राइस। जो गोल्डन राइस है इसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई गई है, जो ये आपके क्वेश्चन के अनुसार सही है।
लेकिन इनके अलावा मेरे बच्चों बेटा बीटी बैंगन जिस पे पहले हमारे देश में रोक लगी थी बेटा, इसमें क्राइजीन के द्वारा बेटा कीटों से बचाने के लिए और आयोडीन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। ये जो है एक जो कंपनी है महिको मोनेस्टो इंडिया में, उसने तैयार किया था। इसके अलावा एक जो है तीसरे नंबर पर आता फ्लेवर सेवर टमाटर। देखिए बेटा, जो टमाटर पतली त्वचा के होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि टमाटर को दूर ले जाने के लिए समय चाहिए और उतनी दूर ले जाने में टमाटर जो है घुल जाते हैं और उनके कारण बेटा वो खराब होने गए। तो ऐसे बेटा टमाटर बनाए गए जो कि जिसका नाम था फ्लेवर सेवर टमाटर। और जो फ्लेवर सेवर टमाटर में ऐसा जीन बड़ा इंट्रोड्यूस किया गया, डाला गया, जिसके कारण जो प्लांट की टमाटर की जो दो सेल को जोड़ने वाली मिडिल लैमिला है, मध्य भित्ति है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, उसके एक एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोरुनेज। जो एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोरुनेज, ये एंजाइम जो है मध्य भित्ति को गला देता है, जिससे टमाटर जल्दी से गल जाते हैं और वो बेटा खाने योग्य नहीं रहते हैं, सड़ भी जल्दी जाते हैं। तो इस एंजाइम को बनाने वाले जीन को क्या किया गया, उसे इनएक्टिव किया गया, जिससे ये एंजाइम जो है नहीं बन पाता और वो टमाटर है लंबे समय तक बड़ा पकने का समय लेते हैं, जिससे दूर ले जाने में आसानी रहती है। बेटा अगला आता है कैनोला, जो है बेटा ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल प्लांट है, जिसका निर्माण बेटा कनाडा में किया गया था। तो इस जगह बेटा आंसर पहला जाएगा मेरे बच्चों, जीएम फसल उपयोगी है। देखो जीएम फसल उपयोगी है जो बेटा एक तो उत्पादन बढ़ाने में बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा रासायनिक कीटनाशक पर कम निर्भरता होती है, क्योंकि इस तरह की बनाई इसमें प्रोटीन पैदा होती है, जिससे कि इंसेक्ट जो उसको खाना पाए और खाएं तो उनकी डेथ हो जाए। दूसरी चीज होती है शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकना। बेटा जो ये है मृदा की जो इफिशिएंसी जो होती है मिनरल्स की उपयोग करने की, उसकी बढ़ाते हैं, जिससे मृदा से कम मिनरल्स लेते हैं और उन कम मिनरल्स के ही द्वारा उनका पूरा उपयोग करके प्लांट की ग्रोथ में सहायता करते हैं। इनके अलावा बेटा टेलर मेड प्लांट भी इसमें तैयार किए गए हैं और बेटा कुछ ऐसे ही फसल तैयार की गई हैं जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़े, जो कि आपने विटामिन ए वाला पढ़ा था। तो इस जगह बेटा आंसर चौथा जाएगा, उपरोक्त सभी। गलत अनुरूपता का चयन करें बेटा। अब इसमें हमें बेटा ये देखना है इसमें से कौन जो है गलत है। देखिए अर्धसूत्री विभाजन डीएनए प्रतिकृत की एक चक्र है, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये जो है अर्धसूत्री पहली अवस्था के पहले बेटा ये डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। दूसरा समसूत्री में भी डीएनए का प्रतिक्रयण या रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। पूर्वावस्था द्वितीय या रिकॉम्बिनेज विकर का उपयोग बेटा पूर्वावस्था द्वितीय नहीं होता, पूर्वावस्था प्रथम की बेटा जो है पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिनमें कि बेटा ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम करता है। ये चीज गलत है। कोशिका पट्टी बेटा, कोशिका पट्टी जो है आपको मालूम है जो कि सेल प्लेट है, ये प्लांट सेल के सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस में सहायता करती है। तो जो भी प्लांट होंगे स्फैग्नम साइकस उनकी बात ये होगी। तो इस जगह बेटा गलत अनुरूपता जो है पूर्वावस्था द्वितीय न होके पूर्वावस्था प्रथम होगी। अगर एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 48 है तो कोसा चक्र के दौरान जीवन SG2 अप्रावस्था में गुणसूत्र की क्रमशः क्या संख्या होगी। बच्चों आपको मालूम है कि अंतरावस्था जो इंटरफेज है उसमें जीवन SG2 में क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती है, लेकिन डीएनए का जो है मात्रा वो एस फेज में डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन के कारण या प्रतिकरण के कारण डबल हो जाती है। तो डीएनए का अमाउंट तो इंटरफेज या अंतरावस्था में बदलता है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती है। तो तुरंत बेटा देखिए अगर 48 हैं तो जीवन में भी 48 होंगे, एस में भी 48 होंगे और बेटा G2 में भी
48 या 48 होंगे बेटा। तो इस जगह आंसर बेटा तीसरा जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करें बच्चों। प्रमस्तिष्क वल्कोट जो है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है बेटा, ये ग्रे मैटर का बना होता है, जिसे धूसर द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग जो है ये व्हाइट या श्वेत द्रव्य का बना होता है, ये बात भी सही है बेटा। ठीक है, तीसरी बात, तंत्रिका स्रावी को हाइपोथैलेमस में पाई जाती हैं। आपको मालूम है तंत्रिका स्रावी जो कोशिकाएं होती हैं हाइपोथैलेमस में दो प्रकार की होती हैं। एक मोचक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जैसे GnRH है, और दूसरा बेटा होता है निरोधी हार्मोन जैसे कि सोमैटोस्टैटिन। तो इस प्रकार के दो हार्मोन होते हैं, एक बेटा मोचक और दूसरा जो होता है बेटा निरोधी हार्मोन। ये बात भी सही है। ठीक है, एमेगडाइला बेटा ये पश्च मस्तिष्क में नहीं बेटा, ये अग्र मस्तिष्क में होता है। और एमेगडाइला जो है ये इसके साथ हिप्पोकैम्पस एक लोब होती है, प्लस देखिएगा, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आंतरिक भाग, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आंतरिक भाग, ये बेटा लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। ये लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। तो बेटा याद रखें ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो इस जगह बेटा है ये गलत अनुरूपता, चौथा आंसर जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें। C4 पादप, मक्का बिल्कुल सही है बेटा। मक्का के साथ बेटा आपका गन्ना भी हो सकता है, इसके साथ बेटा ज्वार भी हो सकता है। ठीक है, फास्फोग्लाइकोलेट प्रकाश श्वसन में बनता है। ठीक है, ये बात भी सही है बेटा। और इसके साथ बेटा ग्लिसरिक एसिड भी बनता है। ठीक है, एक बेटा यहाँ PGA भी बनता है बेटा। एक मोल बनेगा फास्फोग्लाइकोलेट और एक मोल बनेगा PGA। ठीक है बच्चों, RUBP 5 कार्बन रखने वाला यौगिक है बेटा। ये जो है कीटो शर्करा है, ये जो है कीटो शर्करा होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक्सेप्ट करती है। तो इसी ये जो है इस जगह जो आंसर देखे जाएंगे बच्चों चारों सही होंगे। केल्विन ने प्रस्तावित किया कि पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। बात सही है बेटा, जिसके लिए वर्णक अणुओं के संगठित समूह मतलब फोटो सिस्टम अन्य तत्वों में एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। ये प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के स्वांगीकरण के लिए पाथवे के प्रति चित्रण करने पर केल्विन को बेटा जो है ये नोबेल प्राइज 1961 में मिला था। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पहला कथन जो सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो कथन सही है, कथन पहला सही, हाँ इसका आंसर दूसरा जाएगा। कथन पहला सही परंतु कथन 2 गलत है। ठीक है मेरे बच्चों, काकरोच के लिए क्या गलत है बेटा देखिएगा। काकरोच के लिए गलत अनुरूपता का चयन करें। बच्चों देखिएगा, क्रॉप जो है इसमें बेटा भोजन का स्टोर करता है, जब भोजन कॉकरोच लेता है बेटा। हीमोलिम्फ बेटा हीमोलिम्फ जो होता है वो ब्लड जिसमें कि जो ब्लड पिगमेंट ना हो, मतलब रक्त का जो रंग देने वाला कण ना हो, उसे हम बेटा हीमोलिम्फ कहा जाता है। बेटा ये बात सही है।
दूसरा रक्त वाहिनी सुविकसित, बेटा रक्त वाहिनी सुविकसित नहीं होती बेटा, अल्प विकसित होती हैं, या मैं कहूँगा कम विकसित होती हैं बेटा, अल्प विकसित होती हैं, यहाँ पे अल्प विकसित होती हैं। ये बात सही है होगा। तो ये बात जो है कि गलत बात है। हृदय का कच मेंढक से ज्यादा होता है, ठीक है बेटा, इसमें 13 होते हैं, इसमें 4 होते हैं बेटा। तो इस जगह अगर देखा जाएगा तो तीसरा आंसर जाएगा 158 बेटा, गलत अनुरूपता जो है बेटा तीसरा जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करें बच्चों। देखिए जो कैटक्लोमीन्स हैं ये हार्मोन जो है एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, एड्रिनल मेडुला से वहाँ से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये लोग जो कैटक्लोमीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को ब्रेक डाउन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन हो जाएगा, फैट लिपिड हो जाएगा, और प्रोटीन जो हो जाएगा अमीनो एसिड में। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, लिपिड को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं। अब देखिए जोना ग्लैमरुलोसा जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की पार्ट होता है, ना कि मेडुला। यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स हो जाएगा, कॉर्टेक्स जो बाहरी भाग होता है, कॉर्टेक्स का भाग होता है बेटा, ठीक। तो ये बात गलत होगी। तो 159 का जो आंसर जाएगा वो 4 जाएगा। नीचे दिए गए उदाहरण में कितने पौधे ब्रेस्केसी फैमिली के सदस्य हैं? देखो बेटा अश्वगंधा जो है बेटा ये पाया जाता है आलू वाली फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी। मूली, सलजम, सरसों, फूल गोभी ये हो जाएंगे ब्रेसिकेसी। और गन्ना हो जाएगा पोएसी, पोएसी फैमिली, जिसे हम बेटा ग्रैमिनी भी कहते हैं, ग्रैमिनी फैमिली, ठीक। तो इस जगह बेटा जो आंसर जाएगा 1 4 जाएगा। तो ये आंसर इसका दूसरा सही होगा। 160 का 2 आंसर जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक प्रकार की प्रोटीन है? बेटा जो रिसेप्टर होते हैं, जो बेटा ग्राही होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं बच्चों, प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं बेटा। प्रतिरक्षी बेटा जो है एंटीबॉडीज जिन्हें कहा जाता है, ये भी ग्लाइको प्रोटीन होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन होते हैं। कार्बोनिहाइड्रेज एंजाइम है और ये भी प्रोटीन होता है। और जो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अभिक्रिया को प्रेरित करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, बनाने में सहायता करता है, ठीक, बनाने में भी और तोड़ने में भी। तो ये भी बेटा प्रोटीन हो गया। आंसर चौथा जाएगा बेटा। अनैच्छिक पेशी उपस्थित होती है। अनैच्छिक पेशी जो है बेटा हमारे आंतरिक अंगों में और रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। तो देखिएगा, तो रक्त वाहिना जो रक्त वाहिका है, और रक्त वाहिका में बेटा ये पाई जाती है मध्य कंचुक या बेटा ट्यूनिका मीडिया में, ये पाई जाती है मध्य कंचुक, जिसे हम बेटा ये भी याद करें ट्यूनिका मीडिया में पाई जाती है बेटा, ठीक। आमाशय में पाई जाती हैं और आंत में भी पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से अनैच्छिक पेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ठीक, और ये स्मूथ होती हैं और स्पिंडल शेप इनकी संरचना होती है, एक केंद्रक पाया जाता है। और इसका आंसर चौथा जाएगा। परितंत्र स्तर पर विविधता है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव, पर्वत भित्ति, आर्द्रभूमि, ज्वारंदमुख तथा एल्पाइन सार्दल की परितंत्र विभिन्नता की स्कैंडिनेवियाई देश जो है ये बांग्लादेश नहीं होगा, चीन नहीं होगा, नॉर्वे बेटा नॉर्वे से अधिक है।
ये सीधी लाइन एनसीईआरटी की ली गई है बेटा, यूक्रेन भी नहीं होगा। इस जगह पे आंसर जो है तीसरा जाएगा बेटा। ठीक है मेरे बच्चों, में एक जात की असंदाता दूसरी जात की बाध्यकारी और समधुनी उपस्थित के कारण घट सकती है, भले ही संसाधन बेटा पर्याप्त मात्रा में हो। तो बेटा अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे जो है बाद परजीविता नहीं होगा। ठीक है, चूंकि बेटा एक के भोजन करने का दूसरे जीवों पे क्या प्रभाव पड़ता है उसे हम बेटा कहते हैं, ठीक, बाद स्पर्धा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा बाद परजीविता नहीं होगा, बाद सहभोजता नहीं होगा और बेहतर स्पर्धा भी नहीं होगा। आंसर तीसरा जाएगा। आरयूबीपी प्लस ऑक्सीजन एक फास्फोग्लाइकोलेट और एक फास्फोग्लिसरेट दी गई अभिक्रिया में एक्स क्या है? बेटा देखिएगा, आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया कर रहा है बेटा तो इस जगह पे जो एंजाइम होता है ये रुबिस्को होता है, जिसको आप लोग रिबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती तो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। तो इस जगह पे बेटा जो आंसर जाएगा रुबिस्को है। पेप्टेज जो होता है बेटा, ये जो है CO2 को जब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है ये अभिक्रिया करेगा तो पेप्टेज है, और ये बेटा आपने देखा होगा C4 प्लांट में होता है। हेक्सोकाइनेज जो होता है बच्चों, ग्लूकोज और ATP की रिएक्शन अभिक्रिया करने के लिए बेटा यहाँ पे हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज होगा, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। तीसरा होता फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को जो है फास्फोरस जोड़ने के लिए जोड़ता है, जिससे फ्रक्टोज 1,6 जो है 1,6 और बिसफॉस्फेट बनता है। तो इस जगह बेटा ये नहीं होगा, तो आंसर जाएगा चौथा जाएगा बेटा। ठीक है, अगला आएंगे, सही अनुरूपता का चयन करें। बेटा आपको मालूम है राइजोम जो है ये इक्विसिटम में पाया जाता है। अंडरग्राउंड जो अर्थ के अंदर जो स्टेम पाया जाता है उसको हम बेटा राइजोम कहते हैं। ठीक है बेटा, पायरिनॉइड क्लोरोफाइसिम पाए जाते हैं, प्रोटीन की बनी संरचना होती हैं और स्टार्च को संग्रहण करती हैं। जीवित जीवाश्म साइकस होता है, चूँकि बेटा ये इस जीवित जीवाश्म उनको कहा जाता है जिनमें जो जीव एक्सटिंक्ट हो गए हों उनके लक्षण जिन जीवों में पाए जाते हैं उन्हें हम जीवित जीवाश्म कहते हैं, साइकस है। बीज स्वभाव बेटा टेरिडोफाइट में सीड हैबिट या बीज स्वभाव सबसे पहले टेरिडोफाइट में आया था, और आपको मालूम है इसका एग्जाम्पल सिलेजिनेला होगा, सिलेजिनेला होगा। ठीक है बेटा, तो इस जगह पे आंसर 1 2 3 4 पहला आंसर जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें। देखिएगा निमेटोफोर बच्चों मालूम है बेटा ये श्वसन जड़ें होती हैं, और जो निमेटोफोर जो होता है ये बेटा जो हेलोफाइट जहाँ साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक, और इस तो निमेटोफोर उनमें पाया जाएगा। प्रॉप जड़ें जैसे ये सहारा देती हैं, तो सहारा जैसे आपने देखा होगा बरगद का पेड़ है, बरगद है, उनमें ये लटकती हुई हैंग करती हुई जड़ें पाई जाती हैं। और निमेटोफोर जो है ये जो है श्वसन जड़ें जो हैं ये राइजोफोरा में पाई जाती हैं, राइजोफोरा में पाई जाती है, एक पौधा होता है। सलजम मूसला जड़ का भोजन का संग्रह की रूपांतरित जड़ है बेटा। और जो थॉर्न या कांटे हैं बेटा ये तने के रूपांतरित होते हैं, और ये जंतुओं से पौधों को जो चरने वाले जंतुओं से इनकी रक्षा करते हैं। तो 167 का जो होगा ये बेटा तीसरा जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें बेटा। अगर देखिएगा सही अनुरूपता का चयन अगर की बात की जाती है बेटा, तो यहाँ पे देखिएगा सम्मुख जो है ये पर्ण विन्यास है, जिसे बेटा हम अपोजिट भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा बेटा होगा ससी माछी जो है
ये पुष्प क्रम होता है, ठीक, जिनमें पुष्प जो है बेसिपिटल रूप में पाए जाते हैं। और सम्मुख का जो बेटा एग्जाम्पल होगा वो जो हो जाएगा वो कैलाट्रोपिस होगा, कैलाट्रोपिस होगा, ठीक है। दूसरा जालिका जो है ये जो होता है बेटा सिरा विन्यास होता है, वेनेसन जिसे कहते हैं, ठीक। और ये जो है सिरा विन्यास जालिका का, ये जो है द्विबीजपत्री पौधों का लक्षण है, द्विबीजपत्री पौधों का लक्षण है। और इम्ब्रिकेट जो है, ठीक है, ये जो है पुष्प दल विन्यास होता है। इम्ब्रिकेट जो है पुष्प दल विन्यास, जिसे हम बच्चों एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर इस हिसाब से देखा जाएगा तो हमारा आंसर बेटा तीसरा जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें। बट देखिएगा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ग्लूकोसैमीन एक अमीनो शर्करा है, फास्फोरिक अम्ल जो है ये न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, जो एलियनिन है ये अमीनो एसिड है, सेलुलोज जो है बेटा देखिए देखेंगे यहाँ पे, ठीक बच्चों, ग्लूकोसैमीन। सही अनुरूपता का चयन करें बच्चों। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो इस जगह पे अगर देखें तो सेलुलोज जो है ये जटिल कुंडली अनुपस्थित होती है। सेलुलोज में ये बेटा देखिए सेलुलोज जो है ये सीधी लीनियर होता है, लीनियर माने होगा सीधा, सीधी डोरी के समान होता है। और ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है। 169 जो होगा इसका बेटा पहला आंसर जाएगा, ये आंसर सही है। जनसंख्या वृद्धि के लिए गलत अनुरूपता का चयन करें। देखिएगा अगर इसमें भी एन जो है जो होता है जनसंख्या घनत्व तो है, बिल्कुल सही है। डी जो होता है डेथ रेट होता है, तो ये बात गलत है। यहाँ पे बेटा डेथ रेट ना होके ई होगा, तो ये वाली बात जो है गलत हो गई बच्चों। दूसरा आंसर जाएगा। आई इमिग्रेशन है, अप्रवासन सही है बेटा। बी बर्थ रेट है, ये भी सही है। जो पर यूनिट टाइम में जो जन्म लेते हैं उसे बर्थ रेट कहते हैं, जिनकी मृत्यु होती है उसे डेथ रेट कहते हैं। तो इस जगह उत्तर जो होगा दूसरा जाएगा। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन है बेटा, देखिएगा अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन जो होता है, ठीक, जिसे हम बेटा कहते हैं बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी मात्रा जो है 2500 से लेके 3000 होती है। अगर मैं यहाँ पे ये बात करता हूँ 6000 से 8000 बच्चों, तो ये बेटा टाइडल वॉल्यूम या ज्वारी आयतन पर मिनट होता है। और पर मिनट जो होगा 6000 से 8000 होगा बच्चों, ठीक। और पर टाइम जो होता है वो 500 होता है। और जो 1000 से 1100 जो होता है बेटा ये निश्वसन सुरक्षित आयतन है, जिसको बेटा ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसको बेटा ERV जिसे हिंदी में बेटा निश्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा आंसर सही। और जो 1100-1200 होता है बेटा इसे अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। तो बेटा आंसर इसका दूसरा जाएगा। निम्नलिखित दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए से है, दूसरा आर से लेवल्ड है। बच्चों देखिए यहाँ पे जो देखा जाए, जो हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य नहीं बेटा पारगम्य होती है। पहले ही अभिकथन गलत हो गया, ठीक है। और विद्युत डबका के परिवहन निष्क्रिय अथवा सक्रिय तरीके से होता है, ये बात गलत है बच्चों। निस्संद का तनुकरण मेडुलरी द्रव में वैद्युत अपघटन के ई फ्लक्स के कारण, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए बात सही है और आर जो है गलत है। तो 172 का सेकंड होगा।
ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ए गलत है, आर सही है, आंसर दूसरा जाएगा। निम्न कूपिका झिल्ली के में श्वसन में चरणों के अनुक्रम का चयन करें। अब बेटा यहाँ पे हम लोगों को ये सीक्वेंस बताना है कि क्या होगा। बच्चों जब देखो, सबसे पहले हम लोग एयर जो है लंग्स में भरी जाती है, इंस्पायरेशन द्वारा, एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकाली जाती है, जिसे वेंटिलेशन या ब्रीथिंग कहते हैं। दूसरे स्टेप में लंग एल्वुलस से जो है एक्सचेंज करके ब्लड में जाता है, ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में ब्लड के द्वारा उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है टिश्यू तक, ठीक, ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप है ब्लड से टिश्यू में जाता है, ये जो O2 जाएगी और CO2 आएगी, ये चौथा स्टेप है बच्चों। और इसके बाद जब ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंच जाएगी तो कोशिका श्वसन में भाग लेगी, ग्लाइकोलिसिस है बेटा, इसके बाद क्रेब्स साइकिल है, और इसके बाद बेटा ETS है। ऑक्सीजन का उपयोग ETS के चौथे कॉम्प्लेक्स होता है। ये 5 स्टेप होते हैं। अब इनको हमें बेटा सीक्वेंस में लाना है बेटा। देखिएगा, तो सबसे पहले देखेंगे श्वसन या फुल संवाहन, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 भरपूर कूपिका से बाहर निकाली जाती है। ये बात पहले नंबर पे आएगी बेटा, ठीक। दूसरे नंबर पे वायु कूपिका झिल्ली के आर पार O2 और CO2 गैसों का मिश्रण होगा, ये दूसरे नंबर पे आएगी बच्चों। तीसरे नंबर पे रक्त के द्वारा गैस का परिवहन होगा, ये तीसरे नंबर पे आएगी बच्चों, ठीक है। और चौथे नंबर पे रक्त और ऊतक के बीच O2 और CO2 का मिश्रण होगा, ये चौथे नंबर पे आएगी। अब इसके बाद ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर जाएगी और इसके बाद वहां पे CO2 उत्पन्न करेगी, ये 5वें नंबर पे जाएगी। तो बेटा इस हिसाब से देखा जाए, डी पहले नंबर पे, ए दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, बी चौथे नंबर पे, ई 5वें। पहला आंसर जाएगा बच्चों। सही कथन का चयन करें। प्लेटीहेल्मिन्थेस त्रिकोरिक, ठीक है। कूटगुही, बेटा कूटगुही नहीं होते बेटा, ये अगुही होते हैं, इनमें बेटा कोई कैविटी नहीं पाई जाती है। तो इस जगह पे अगर देखा जाएगा तो ये गलत है। टीनोफोर केवल लैंगिक तरीके से जनन करता है, ठीक बच्चों, और निषेचन वाह्य होता है, ये बात बिल्कुल सही है। टीनोफोरा में फीता क्रम में निषेचन आंतरिक होता है, नर और मादा अलग नहीं होते, एक ही में होता है, ये बात भी सही है मेरे बच्चों। टीनोफोर पूर्ण रूप से समुद्री है, ठीक है। द्विकोरिक है, ये बात भी सही है। और बेटा जीव संदीप्त है, बेटा लाइट उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये बात भी सही है। स्पंज में निषेचन वाह्य नहीं आंतरिक होता है, और विकास प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, तो ये बात भी गलत है। तो BCD आंसर बेटा इसका दूसरा जाएगा। किस प्रकार के न्यूरॉन में एक एक्सॉन उपस्थित है? बच्चों आपको मालूम है, देखिएगा, अगर एक एक्सॉन हो गया, ये कई डेंड्राइट्स, तो ये बहुध्रुवी हो गया। दूसरा बेटा एक एक्सॉन हो गया और ये एक डेंड्रॉन हो गया, ये द्विध्रुव हो गया। ये मालूम है आपको बेटा रेटिना में पाए जाते हैं, और ज़्यादातर बेटा यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो है ये बहुध्रुवी होते हैं। एक ध्रुव में एक्सॉन है लेकिन डेंड्राइट्स अनुपस्थित है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात है। तो बेटा यहाँ पे सभी में एक्सॉन पाया जाएगा, आंसर चौथा होगा। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन ए, दूसरा कारण आर से लेबल्ड है। PTH रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है, बिल्कुल सही है बेटा। जो पैराथार्मोन होता है, ये जो है ये हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ाता है। बढ़ाने के लिए बेटा वो क्या करता है, जो हमारी हड्डियों के एक्स्ट्रा पार्ट उनको डिसॉल्व करता है, और हमारी इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और बेटा वहाँ जो सेमनीफेस जो बेटा यूरिनरी फेस्टिबल्स हैं, ठीक है, ब्रेक नलिकाएं, वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन और जो है यूनिफेस्ट रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अस्थियों को गलाता है बेटा, जो एक्स्ट्रा है बेटा। ब्रेक नलिकाओं में कैल्शियम के पुनर्शोषण को उत्प्रेरित करता है, जिसके कारण बेटा ये
कैल्शियम जो है ब्लड में बढ़ जाता है। तो इस जगह बेटा दोनों बातें सही हैं और उसका सही व्याख्या भी करता है। हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपैरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपवहनकारी इकाई में भेजा जाता है, ठीक है, जिसे हम बेटा कृत्रिम वृक्क कहते हैं। बेटा हीमोडायलिसिस जो है, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, उसको हटाने के लिए बेटा इस प्रकार के तरीके को अपनाया जाता है, जो कि कृत्रिम वृक्क की तरह काम करता है, ठीक है। आंसर इसका जो होगा दूसरा जाएगा। कौन ऐसा है जो समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं, इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को भरें। बेटा देखिए, जीवाणु नहीं होगा, सबसे पहले जो है बेटा मांस के साथ लाइकेन आते हैं। प्रोटिस्ट जो जीवाणु हैं ये मोनेरा है, और प्रोटिस्टा यूनिसेलर यूकैरियोट होते हैं बेटा। और अगर इस तरह की चट्टानों पे तो लाइकेन आएगा, लाइकेन। ये जो है बेटा पत्थर को गला के छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, और इनके जो शरीर के पार्ट जो है इसमें जाते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मात्रा बढ़ती है, जिससे जो है धीरे धीरे जो है मिट्टी की जो है उर्वरता बढ़ती है। तो इस जगह बेटा आंसर तीसरा जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करें। अगर बेटा यहाँ पे हम गलत अनुरूपता की बात करते हैं तो पहला देखिएगा, यहाँ पे लीफ का मार्जिन कहीं भी मिडरिप को टच नहीं कर रहा, तो ये सरल पत्ती हो गई। आपको मालूम है सरल पत्ती है जिसमें मार्जिन मिडरिप को टच ना करे तो वो सरल है। दूसरा बेटा देखिए, कंपाउंड या संयुक्त पत्ती का ये नीम का उदाहरण लिया गया है। तीसरा देखिएगा जो है, अगर कट है जो पेट्रियोल के एपेक्स को टच करता है, जिसे हम पामेटली हस्ताकार पत्ती कहते हैं, इसका एग्जाम्पल सिल्क कॉटन हो गया। और यहाँ पे बेटा सरसों लिया गया है। आपको मालूम है बेटा जो सरसों होता है उसमें अल्टरनेट पाए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिएगा ये नोड हो गए, तो एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, तो इससे बेटा अल्टरनेट कहा जाता है, एकांतरित कहा जाता है। और ये जो है सरसों और गुड़हल और सूरजमुखी में पाया जाता है। अल्टरनेट जो हो गया ये सरसों में हो गया, सरसों में, गुड़हल में और सूर्यमुखी में पाया जाता है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे बेटा ये गलत है। ये जो लिया गया, एक नोट पे जब दो पत्तियां होती हैं तो उसको बेटा हम अपोजिट कहते हैं। और ये जो है पाया जाता अमरूद और कैलाट्रोपिस में, अमरूद में पाया जाता है बेटा, ठीक है। और दूसरा बेटा ये कैलाट्रोपिस में पाया जाता है, कैलाट्रोपिस में पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे चौथा जाएगा मेरे बच्चों। कितनी अनुरूपता मेंढक के लिए सही है? बेटा देखिए, कान संतुलन करता है, बात सही है, सुनने के साथ संतुलन भी करता है। निषेचन मेंढक में बाहर पानी में होता है, और वहीं पे बेटा भ्रूणी विकास भी वहीं पे होता है, लार्वा भी वहीं होता है, ठीक है। आँख जो है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, जो आँख जो होगी बेटा, अगर इसकी बात की जाती है तो आँख सरल होती है बेटा, यहाँ पे देखेंगे, ठीक। और चौथा बिडर कैनाल, नर मेंढक में एक जोड़ी होती हैं, और ये बिडर कैनाल जो है, जो मेंढक में जो पाई जाती है, ये पाई जाती है किडनी में, और इसका काम होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना। ये जो पाई जाती है गुर्दे में पाई जाती है, और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहाँ पे बेटा अगर देखा जाए तो 180 में अगर आप देखें तो चारों बातें सही जा रही हैं। आंसर पहला जाएगा। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है।
बिल्कुल सही है। जैसे ही बेटा पूर्वावस्था कंप्लीट होगी, केंद्रक कला खत्म हो जाएगी। जैसे ही केंद्रक कला खत्म हुई, इसके मतलब ये हुआ कि दूसरी अवस्था मध्यावस्था आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात सही है बेटा। मध्यावस्था में जिस तल पे गुणसूत्र प्रतिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्य पटलिका कहते हैं। बिल्कुल बात सही है, ये बात भी सही है। और इसी में बेटा तर्क संरचना भी बनती है जिसे स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका जाएगा चौथा। दोनों कथन सही हैं। सही अनुरूपता का चयन करें। ऑक्सीटोसिन चिकनी पेशी का संकुचन करता है। जैसे बेटा जब चाइल्ड बर्थ होने की होती है तो ये मायोमेट्रियम पे कौन संकुचन को प्रेरित करता है, ये बात सही है। मिलेनोसाइट्स मिलेनिन वाली को रखने वाली कोशिकाओं पे बेटा करता है। ठीक है बेटा, मिलेनिन को रेगुलेट करता है। एमएसएच जो है त्वचा की बड़ा रंग को नियमन करता है। तो इस जगह पे 182 पे अगर आप देखें बेटा तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी बातें सही जा रही हैं। तो आंसर इसका चौथा होगा। निम्नलिखित में कौन सी अनुरूपता गलत है? मेंडल के कार्य की पुनर्खोज बेटा आपको मालूम है कॉरेंस ने की थी, बात सही है। गुणसूत्री जो सिद्धांत जो दिया था बेटा कॉरेंस के साथ शेरमार्क भी थे और ह्यूगो डिब्रीज भी थे, ये बात याद रखना मेरे बच्चों। ठीक है, कॉरेंस के साथ शेरमार्क और ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज भी थे। ठीक है, 1900 का ये घटनाक्रम है। वंशानुगत का गुणसूत्री सिद्धांत सटन ने दिया था, बात सही है बेटा। लिंकेज शब्द जो है ड्रोसोफिला पे काम करके मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो ये है ये बहुजीनी नहीं, ये प्लियोट्रोपिक है जिसे बहु प्रभाविता कहते हैं बेटा। बहु प्रभाविता कहा जाता है बेटा, जिसे हम बेटा प्लियोट्रोपी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया था। अब आपको मालूम है इसमें एक एंजाइम था फिनाइलएलिन हाइड्रोक्सिलेज, वो नहीं बन पाता है जिसके कारण फिनाइलएलिन टायरोसिन में परिवर्तित ना होकर फिनाइल पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अब वो हमारी ब्रेन की सेल में एक्युमुलेट होकर मेंटल रिटार्डेशन करता है और हेयर और इनकी कलर के बेटा उसको भी रोकने की काम करता है। हेयर की ग्रोथ भी कम हो जाती है। इससे कई लक्षणों को इसने एक ही जीन ने नियंत्रित किया, इसीलिए इसको बेटा बहुप्रभाविता या प्लियोट्रोपिक कहते हैं। चौथा होगा बेटा इस जगह। रेजरपाइन एक रासायनिक अवयव है। रेजरपाइन जो होता है बेटा ये जो है राउल्फिया वोमेटेरिया से प्राप्त किया जाता है बच्चों। ठीक है, ये जो होगा राउल्फिया वोमेटेरिया जो है ये प्यूपिल डायलेशन के लिए उपयोग किया जाता है बेटा। रेजरपिन ये एक एल्कलॉइड है। पाइनस से नहीं बेटा, एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन निकाली जाती है। ठीक है, और एराइथ्रोजाइलन कोका जो है ये हेलुसिनोजेनिक होते हैं। तो ये कोक प्लांट के लिए है। तो इस जगह बेटा राउल्फिया वोमिटेरिया रेजरपिन जो होगा, तीसरा आंसर सही जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करें। भोजन के लिए रेती के समान बेटा जो होता है, रेती के समान जो संरचनाएं जो पाई जाती बेटा वो मोलस्का में पाई जाती हैं और ये कैल्शियम का बना होता है। ठीक है, तैरने में पैरापोडिया बेटा ये जो है एनेलिडा में एक एनिमल है समुद्री जिसे नेरिस कहते हैं, उसमें पाया जाता है बेटा। ठीक, स्विमिंग में सहायता करता है। आर्थ्रोपोडा में केवल संयुक्त आंख बेटा नहीं, संयुक्त आंख भी होती बेटा और बेटा सरल आंख भी होती है। संयुक्त आंख भी होती है और सरल आंख भी होती है, जैसे मक्खी है, मच्छर है बेटा, उसमें ये कृमि के समान समुद्री जीव हैं। ये बेटा होते हैं हेमिकॉर्डेटा। आपको मालूम है हेमिकॉर्डेटा जो है इनमें खुला रक्त संचरण तंत्र पाया जाता है। इस जगह बेटा आंसर तीसरा होगा। 185 का तीसरा आंसर जाएगा बेटा। जातियों के लक्षण का चयन करें। जातियों के सभी सदस्यों का एक ही पूर्वज होता है, बात सही है बेटा।
जातियों के साथ एक दूसरे समानता रखते हैं, ये बात भी सही है। इनमें एनाटॉमिकली एक समान होते हैं, ये बात भी सही है। जातियों के सदस्य आपस में एक दूसरे से अंतः प्रजनन करते हैं, जननिक अलगाव नहीं होता, ये बात भी सही है। तो बेटा इस जगह अगर देखा जाए तो हमारी चारों बातें सही जा रही हैं, तो इस हिसाब से पहला आंसर जाएगा। एलेनिन ग्लाइसिन के लिए सही कथन का चयन करें। एलेनिन और ग्लाइसिन मेरे बच्चों जानते हो, ये जो है बेटा अमीनो एसिड हैं और सिंपल टाइप के अमीनो एसिड हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं बेटा क्या होगा, दोनों न्यूट्रल अमीनो एसिड है, चूंकि इसमें बेटा जो एसिड और बेस के जो ग्रुप है बराबर है, इसलिए न्यूट्रल अमीनो एसिड है। दूसरा, समान कार्बन रखने वाले यौगिक, बेटा ये बात गलत है। अगर आप देखें ग्लाइसिन में 2 कार्बन होते हैं और एलेनिन में 3 कार्बन, ग्लाइसिन में 2 कार्बन होते हैं और एलेनिन में 3 कार्बन होते हैं, तो ये बात गलत हो गई। दोनों प्राथमिक उपापचय, बात सही है, दोनों एक प्रकार के मोनोमर, ये भी बात सही है। देखा जाए तो इस जगह बेटा देखा जाए आंसर सेकंड जाएगा, ACD। तारा मछली और उड़न मछली के लिए सही कथन का चयन करें। बेटा देखिए, तारा मछली जो है इनोडर्मेटा में आती है और उड़न मछली जो है कार्डेटा में आती है। तो इस जगह पे अगर हम बात करते हैं तो देखा जाए पहली बात गलत हो गई, ठीक है, ये बात गलत है। दोनों सत्य मछली नहीं बेटा, ये असत्य मछली है, फॉल्स फिश है, और ये ट्रू फिश है, ये बात भी गलत हो गई। दोनों में प्रगुई होगी, ये बात सही है। दोनों में सीलोम केविटी पाई जाएगी बेटा, और दोनों ही बेटा जो है ये 3 कोरिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये बात सही है। दोनों में अररी सम्मित होती नहीं बेटा, तारा मछली में अगर एडल्ट में देखेंगे तो उसमें पेंटामेरस अररी सम्मित होती है, ठीक है, और इसमें जो होगी बेटा वो द्विपार्श्वी या बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो इस जगह आंसर CD, आंसर सेकंड जाएगा बेटा, इस जगह पे आंसर सेकंड जाएगा। पूर्वावस्था फर्स्ट की कौन सी घटना है, घटना सबसे अंतिम में होती है। देखिए पूर्वावस्था में अगर आप देखें तो सबसे अंत में जो घटना होती है बेटा देखिएगा, सबसे पहले सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, ठीक। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना जाइगोटीन में शुरू होता है, पैकेटीन में ये दिखाई देता है, ठीक। ये विनिमय क्रॉसिंग ओवर है, ये विनिमय जो है ये पैकेटीन में होता है, और ये जो समझना विघटन जो है ये डिप्लोटीन में होता है बच्चों। और काजमेटा का जो उपांतीकरण है, जो बेटा काजमेटा जो है ये टर्म मूवमेंट करता है, और मूवमेंट को हम टर्मिनाइजेशन कहते हैं, ये बेटा जो है सबसे अंतिम अवस्था डाइकाइनेसिस में होता है। तो इस जगह बेटा आंसर जो है चौथा जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करें। मालवेसी में 5 पेटल्स होते हैं, से 5 पेटल्स होते हैं। फेबियसी में भी 5 पेटल्स होते हैं बेटा। पोएसी में बेटा पेटल्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें आपको मालूम है बेटा टेपल होंगे, चूंकि मोनोकॉट है, और ये जो है इस जगह पे बेटा जो हो जाएगा ये पेरियंथ होता है, और इसकी यूनिट को टेपल कहते हैं। तो ये नहीं, इस जगह ये बात गलत है बेटा। सिजल प्लैडी में ही 5 पेटल्स होते हैं। आंसर इसका बेटा जो पोएसी या ग्रैमनी फैमिली है, आंसर तीसरा जाएगा। नीचे दिए गए 2 कथन हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जात संकेत पद हो सकते हैं, ठीक, जो एक समान जीवों को प्रदर्शित करते हैं और आकार की और गुण समान दिखते हैं। बेटा इनको देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक समान जीवों को नहीं होगा बेटा, यहाँ पे ये भिन्न भिन्न जीवों को प्रदर्शित करते हैं, भिन्न भिन्न जीवों को प्रदर्शित करते हैं, पहला, ठीक।
प्राइमेटा और इंसेक्टा एक प्रकार के ऑर्डर हैं बेटा? नहीं बेटा, प्राइमेटा जो है ये गढ़ है और इंसेक्टा जो है ये कच्छा है। तो इस जगह पे दोनों ही कथन गलत हैं, पहला और दूसरा का आंसर 191 का पहला जाएगा बेटा। ठीक है मेरे बच्चों। पौधे की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज अंकुरण होता है। बिल्कुल सही बेटा, सबसे पहले बेटा बीज अंकुरित होता है और इसके बाद बेटा उससे जो रेडिकल प्लूम्यूल निकलते हैं और उनमें फिर बेटा ग्रोथ होती है। ठीक, सामान्यतः वृद्धि उपापचय प्रक्रियाओं उपचय अपचय दोनों से जुड़ा होता है, जो ऊर्जा व्यय पर आधारित है बेटा। ये बात भी सही है, जो बेटा ऊर्जा व्यय होता है तो एनर्जी खर्च होती ग्रोथ में। ठीक, तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे बेटा दोनों ही कथन सही हैं। निम्नलिखित दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए से, दूसरा कारण आर से लेबल्ड है। आनुवंशिक कूट अपहासित होते हैं। बेटा देखिएगा, जब एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडॉन होते हैं उसको हम अपहासित या डीजनरेसी कहते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस की इफिशिएंसी को बढ़ाता है। पहली बात तो ये बात सही है। एमआरएनए में लगातार पढ़े जाते हैं और इनके भी रुके हुए नहीं होते हैं बेटा, नॉन पंचुएशन याद रखना बेटा। ठीक, तो ये बात भी सही है, अगर ये बात भी सही है, लेकिन बच्चों देखिएगा बातें दोनों सही है यार, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता। चूंकि बेटा डी अपहासित का मतलब होता है एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडॉन होना। ठीक, तो आंसर पहला जाएगा। सही दोनों है लेकिन वो सही व्याख्या नहीं करता बेटा। एक कोशिका में केंद्रक छिद्रों से होकर आरएनए और प्रोटीन अणु केंद्रक से कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। ये बात सही है बेटा। अगर आपको देखें कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे बेटा आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आएगा और प्रोटीन साइटोप्लाज्म से केंद्रक द्रव्य में जाएगी। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है इनकी संख्या कभी कभी बदलती है। जैसे आपने बेटा देखा होगा पैरामीशियम है, उसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी सही हो रही है। तो इस जगह पे आंसर चौथा जाएगा। दोनों कथन सही हैं। गलत अनुरूपता का चयन करें बेटा। बहुत अच्छा देखिएगा बेटा, अगर आप पहला देखें, पहला देखिए पहचानिए बच्चों, ये आप चित्रों को बड़ा जरूर बुक से अच्छी से देखिएगा। ठीक है, पहला जो है प्लेसेंटल स्तनधारी है और ये बेटा मोल है, ये बेटा मोल है। दूसरा मार्सुपियस है और ये बेटा इसका नाम कोयला है। आपको ये एजिट याद करना बच्चों। तीसरा आप बहुत ध्यान दें बेटा, ये जो है एंट ईटर है, ये एंट ईटर है, एंट ईटर है। और ये मार्सुपियस नहीं बेटा, ये जो है प्लेसेंटल स्तनधारी है। स्तनधारी है। और आखिरी में आप देख रहे हैं ये जो है ये बनाएगा वोल्फ बनाया गया है और प्लेसेंटल स्तनधारी है। तो इस जगह पे अगर आप देखें गलत अनुरूपता बेटा जो मार्सफेल दिखाई गई ये चीज़ गलत है। अच्छे से बेटा इन चित्रों को देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद है और इनको बेटा आपको सिर्फ पहचानना ही है। गलत अनुरूपता का चयन करें बेटा। अगर आप देखें पहला जो बना है बेटा ये कूट गुहिका का बना है बेटा, जिसे सीडोसिलोमेट कहेंगे। कूट गुहिका, इसमें हुक वार्म एस्कैरिस आएंगे। दूसरा बेटा देखिएगा अगर आप देखें ये प्रगुही है, प्रगुही है। ठीक, जो प्रगुही जो होता है बेटा ये वूचिरेरिया है। ठीक है, और अगर आप देखें अब वूचिरेरिया ये जो होता है ये एसिलोमेट होता है। ठीक, तो अगर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे 196 में आपको वूचिरेरिया बैंक ऑफ ट्राई होता है, जिससे आपको मालूम है बेटा
कि ये जो है जो हम लोगों के एलिफेंटियासिस है उसमें बेटा ये कहता है। ठीक है, तो आंसर अगर देखा जाए ये इनमें कोई गुइका नहीं पाई जाती, जो कि सीलोमेट दिखाया गया, ये चीज़ गलत हो गई। ये बेटा अगुइका फीता क्रम होता है, ठीक, और ये फिर प्रेगुइस बेटा लोलिगो ये मोलस्का होता है। तो इस जगह पे आंसर बेटा जो जाएगा गलत ये होगा, वूचिरेरिया ब्रोंकोफ्टाई होता है बेटा, जो कि गलत है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिएगा, निम्नलिखित में कौन तृतीयक उपभोक्ता है? देखिएगा, T1, T2, T3 और T4 मैंने ले लिया बेटा। देखिएगा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, जो इनको खाएगा वो प्रथम उपभोक्ता होगा। प्रथम उपभोक्ता में आपका ग्रॉस हॉपर आ गया, ठीक, पहले प्रोड्यूसर में आपकी ग्रास आ गई। प्रथम उपभोक्ता कौन हुआ? ग्रॉस हॉपर, और प्रथम बड़ा भोजन बनाने वाली ग्रास हो गई। ठीक है, जो इनको खाएगा जू प्लैंकटन जो होगा, ठीक है, ये जो होगा ये भी इस पे आएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये भी बेटा हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। शेर जो होगा ये बेटा आएगा तृतीयक उपभोक्ता पे। T2 प्राइमरी उपभोक्ता है, T3 द्वितीयक उपभोक्ता है, और T4 जो है तृतीयक उपभोक्ता है। तो शेर जो आएगा ये तृतीयक उपभोक्ता पे आएगा बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित परितंत्र है? जंगल बेटा प्राकृतिक परितंत्र है, नदी प्राकृतिक परितंत्र है, मरुस्थल प्राकृतिक परितंत्र है। ये सभी जो हैं प्राकृतिक पारितंत्र हैं। ठीक बच्चों, मछली घर बेटा, और मछली घर के साथ साथ बेटा जो होते हैं खेत खलियान क्रॉप फील्ड जो है, ये जो है मानव निर्मित परितंत्र हैं। ये आंसर इसका चौथा जाएगा। मछली घर मतलब एक्वेरियम, और क्रॉप फील्ड मतलब जो हो गया ये मानव निर्मित परितंत्र हैं। कसाबी गत के लिए गलत कथन का चयन करें। कसाबी गत के लिए गलत कथन का चयन करें बेटा। देखो बच्चों, देखिएगा, सबसे पहला जो आएगा स्पर्मेटोजोआ तैरने में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, आर्थ्रोपोड के कैनाल तंत्र बेटा, आर्थ्रोपोडा नहीं होता है बेटा, पोरीफेरा होता है। पोरीफेरा में कैनाल तंत्र पाया जाता है। ये तो बात गलत हो गई बच्चों। ठीक है, यह प्रोटोजोन जैसे यूग्लिना के संचरण से आता है, ये बात भी सही है। तो आंसर बेटा यहाँ पे 199 का दूसरा जाएगा। जो कारक प्रोटीन की तृतीयक संरचना को परिवर्तित करते हैं वे एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही। एंजाइम का जो संरचना होती है जिसमें उसमें एक्टिव साइट बनते हैं वो तृतीयक संरचना में बनते हैं। अगर तृतीयक संरचना बेटा टूटेगी तो उसके जो एक्टिव साइट भी ब्रेक होंगे, हटेंगे, कम होंगे, ये बात सही है। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इस प्रक्रिया को संदमन या उस रसायन को संदमक कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो बेटा क्रियाशीलता एंजाइम की रोकता है उसे संदमक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस जगह ये बात भी सही आ रही है। आप अगर देखें तो दोनों कथन सही दिए गए हैं, पहला और दूसरा कथन दोनों सत्य हैं। ठीक बच्चों, आपके साथ हमने बेटा 151 से लेकर 200 तक के सवालों को बेटा हमने डिस्कशन किया। ठीक है बेटा, ठीक, और उम्मीद करते हैं आपके सारे बेटा क्वेश्चन सही होंगे और इसी तरह मेहनत करते रहिए। हाँ, हम लोग हिंदी माध्यम से अपनी तरफ से कोशिश करके आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को समझाने की और कैसे करने हैं उसको कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, धन्यवाद, नमस्कार बेटा।